I would quickly like to have one or two people volunteer once. अभी volunteer कोई मुझे एक दो लोग जल्दी से बता दें कि अभी तक आपने जितने मॉड्यूल्स अटेंड किए हैं, आप लोगों को उनमें क्या समझ आया, कितना आप उनको प्रैक्टिकल पा रहे हैं और आप किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं। क्या आप लोगों ने स्केड्यूल प्लान करना शुरू कर दिया है कि आप इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली किस तरह से अप्लाई करेंगे? वैसे मेरा ख्याल है अभी वॉलंटियर को रहने दें, मैं जल्दी से पहले आसिया इकबाल से एक दफ़ा पूछ लेती हूँ, फिर एक वॉलंटियर हो जाएगा, एक मैं अनाउंस करके ले रही हूँ। जी आसिया इकबाल, आई वुड लाइक टू हैव यू टू जस्ट शेयर क्विकली कि अभी तक आपने जितने मॉड्यूल्स अटेंड किए हैं, आपने उसमें से क्या ग्रैस्प किया और वो कितना प्रैक्टिकल है और आपने क्या प्लानिंग शुरू की है उसको प्रैक्टिकली करने के लिए। जी आसिया इकबाल, ओवर टू यू। Okay, Asya, you manage it. We will be inshallah taking your feedback later on. जी ज़ैनब उस्मानी, please आपकी तरफ आ रही हूँ मैं जल्दी से। जी ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी, how are you? I am fine, thank you. जी Alhamdulillah, all the जी modules are very effective and they are providing us some solution of our questions. ये जो कोर्स था, ज्वाइन करने का मकसद ही ये था कि जो कुछ ऐसी क्यूरीज हैं जो सॉल्व नहीं हो पा रही, तो माशाल्लाह ये एक मैच्योर कोर्स है, तो इससे काफ़ी चीज़ें जो है ना प्लानिंग में जो है मदद कर रही हैं। तो इसके ऊपर अभी तो वर्किंग ही कर रही हूँ। लाइक जैसे चीज़ें पढ़ रहे हैं, आईएसओ हमने पढ़ा 21,000, उसके ऊपर नेट से सर्च की चीज़ें सर ने काफ़ी अच्छा डिटेल में बताया। आपकी भी काफ़ी चीज़ें माशाल्लाह सही जो है ना समझ में भी आई, और उसके अलावा कल भी हमारा था, तो कल तो वाक़ई में पता चला कि हाँ, इंटरनेट में हम कहाँ पहुँचे हुए, कितनी सारी चीज़ें हैं लर्निंग के हवाले से। तो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, और इसको जो है ना मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर स्टडी करने की जैसे की ज़रूरत है, ताकि हम इसको अप्लाई कर सकें। जब हमारी हर चीज़ें सब चीज़ें क्लियर होंगी, तो हम इसको मज़ीद अप्लाई कर सकेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। यस, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक बताया, क्योंकि हमने तमाम चीज़ों को लेकर तो एप्लीकेशन में जाना है और इसीलिए आपको ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाती हैं ताकि आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से अप्लाई करके सक्सेसफुल स्कूल मैनेजर बन सकें। अच्छा जी, तो एक कोई वॉलंटियर मुझे चाहिए, जल्दी से हैंड रेज कर दें। कौन है वो वॉलंटियर जो जल्दी से मुझे बताए कि इस कोर्स की इफेक्टिवनेस आप एज अ स्कूल मैनेजर कैसे समझ रहे हैं और कैसे इसको अप्लाई करने का प्लान किया है आपने। आई वुड लाइक टू हियर दैट प्लान। If no volunteer, then I will be calling the name. I'm really shocked, आज कोई volunteer नहीं है। अच्छा, moving towards इरम कामरान। जी इरम, I'm just coming to you. जी इरम, you can unmute yourself please. Yes, I'm there. Assalamu alaikum. Alaikum How are you assalam. doing? जी इरम, how Yeah, are you? alhamdulillah, I'm fine. Alhamdulillah, good. जी जी dear. जी जितना कुछ अभी तक सीखा है उसमें आई हैव बीन फाइंडिंग द लेसन प्लानिंग और जो डॉक्यूमेंट्स वाला सेशन था दैट वाज रियली हेल्पफुल। इसके अलावा करिकुलम डेवलपमेंट दैट वाज रियली हेल्पफुल। कल टेक्नोलॉजी का सेशन था दैट वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल। तो आई थिंक कि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए इट्स अ ग्रेट हेल्प, लेकिन जैसे हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं तो उसमें क्लैरिटी हो रही है, और whatever was missing we are able to find that missing link, इसके क्लियर हो रही हैं, और जहाँ जहाँ हमें लूप होल्स नजर आ रहे हैं we are filling them also. So in this way this course is helping me, alhamdulillah. Hello. Okay, thank you so very much. Thank you so much. We are really pleased to hear this. That yes, you have started planning over it. Or Ji Sobia wants to share something. Ji Sobia, please unmute yourself. Hello, assalamu alaikum everyone. Ma'am, I have started this course just recently, so मुझे तो काफी interesting लग रहा है, and I think my knowledge is enhancing day by day. I'm learning new things, so it's very effective for me. Thank you. Okay, thank you so very much.
Inshallah, you people will be having more and more knowledge and practical approach as well through this course. And definitely the purpose of Multiply to initiate certain courses for beginners and for professionals is the same, कि हम कितना equip कर सकते हैं अपने लोगों को maximum latest trends के साथ, knowledge के साथ और requirement के साथ. अच्छा जी. So moving towards today's module, which is health, safety, and environment. So as I start my today's session, I have certain participants learning outcomes. After attending the session, the participants will be able to tell what is school health, safety, and environment about. Name 5 T's for mental health. Identify the importance of school health program. Apply risk management tips for safe school environment. Name some steps to control bullying. And to tell the purpose and importance of students' medical profiling. So health, safety, and environment is our today's session. And I would like you all to grasp the concept just because of the reason कि हम इन areas को least important consider कर रहे होते हैं अपने schools के अंदर, unfortunately. और इनके लिए requirements क्या हैं, किस तरह से हमें लेकर चलना चाहिए, schools में ये चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, हमें as school managers उसको किस तरह से assess करना है, अगर चीजें नहीं हो रही हैं तो किस तरह से develop करना है, किस तरह से हमें knowledge लेना है, आज हम इसके ऊपर maximum बात कर रहे होंगे इंशाल्लाह. अच्छा जी, what are the things basically important in school scenario? The first one, health. Second one, safety. And the third one, the entire environment. अब ये तीनों की तीनों चीजें जो हैं ये interlinked हैं. ऐसा नहीं है कि environment is something else, safety अलग होती है और health अलग होती है. They all go hand in hand actually. होगी safety होगी तो ये एक healthy और safe environment बनेगा. Environment safe और healthy environment without health और safety possible नहीं है. अब अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ कि हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरनमेंट तीन चीजें स्कूल सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि हम किसकी हेल्थ की बात कर रहे हैं, किसकी सेफ्टी की बात कर रहे हैं और किस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं. जी क्विकली आप लोग चैट में मुझे लिख सकते हैं, क्विकली बताइए कि हम किसकी बात कर रहे हैं. आतिरा सेइंग स्टूडेंट्स. अच्छा, हम स्टूडेंट्स की हेल्थ की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की सेफ्टी की बात कर रहे हैं. फातिमा इज सेइंग के फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स. कमर साहब सेइंग स्टूडेंट सेफ्टी एंड हेल्थ एंड ऑल पर्सनल इन स्कूल. बिल्कुल ठीक. चाइल्ड हेल्थ उस्मान साहब कह रहे हैं सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, स्कूल एनवायरनमेंट, ईच एंड एवरीवन. जी बिल्कुल ऐसा ही है. तो हम स्टूडेंट्स की, एडमिन स्टाफ की, फैकल्टी की, अपने जूनियर स्टाफ की, जो भी लोग स्कूल प्रीमिसेस में मौजूद हैं, हम उन सब की हेल्थ की बात करेंगे, हम उन सब की सेफ्टी की बात करेंगे. और इसलिए करेंगे कि जब हम ये उन सब लोगों की हेल्थ और सेफ्टी इंश्योर करेंगे तो डेफिनेटली विल बी इंश्योरिंग अ हेल्दी एंड सेफ एनवायरनमेंट एट स्कूल. तो जो भी लोग उस स्कूल से रिलेटेड हैं, उन सब की हेल्थ, उन सब की सेफ्टी और उन सब के लिए सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट इज मैंडेटरी. ठीक है जी. अच्छा जी, ये तो होगी क्लैरिटी कि हम सिर्फ स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स की ही बात नहीं कर रहे, या हम सिर्फ फैकल्टी की बात नहीं कर रहे, या हम सिर्फ अपने जूनियर स्टाफ की बात नहीं कर रहे, हम तमाम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो स्कूल के अंदर मौजूद हैं. हम उन सबको हेल्दी सेफ एनवायरनमेंट देना चाहते हैं. अच्छा, आइडिया तो बहुत अच्छा है, करना चाहिए. हेल्थ होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए.
बट द थिंग इज कि हमने ये चीजें करनी किस तरह से होती हैं। क्या है जी environment? Basically a school environmental health program is a holistic, comprehensive and actionable strategy that integrates preventative measures and addresses environmental health issues by fostering well-maintained school buildings, grounds, and even the materials or anything which is available in the school. सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी आप लोगों से जानना कि क्या आप लोग जो स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ अटैच्ड हैं, या अगर आप लोगों का स्कूल और कॉलेजेस के साथ ताल्लुक है, तो आप में से कितने लोगों ने अभी तक ये विटनेस किया है कि स्कूल या कॉलेज इटसेल्फ इज हैविंग अ स्कूल सेफ्टी और हेल्थ प्रोग्राम? क्या जिन स्कूल्स के साथ आप अभी मुंसलिक हैं या प्रीवियसली यू हैव बीन इन लिंक विद द स्कूल और यू हैव बीन एम्प्लॉयड समवेयर इन द स्कूल और कॉलेज, तो क्या वहां पर आपने कोई हेल्थ प्रोग्राम, कोई सेफ्टी प्रोग्राम अभी तक ऑब्जर्व किया? क्या स्कूल्स का या कॉलेजेस का वाकई इस चीज के ऊपर पाकिस्तान में ये फोकस है कि हमें सेफ्टी इंश्योर करनी है, हमें हेल्थ इंश्योर करनी है, हमें स्कूल के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोवाइड करते हुए सेफ और हेल्दी एनवायरनमेंट इंश्योर करना है? क्या हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस आपको लगता है कि है? ओके, सोबिया इज सेइंग कि यस इट इज देयर। ओके जी, कमर साहब मैं आती हूँ आपकी तरफ भी। आप जो चैट में मुझे बता रहे हैं वो जल्दी से बता दें। वी हैव अ चेकलिस्ट रिलेटेड टू इंक। अच्छा, गुड। और वो चेकलिस्ट पे एप्लीकेशन भी होती है या सिर्फ चेकलिस्ट है? अगर तो कोविड की बात है तो कोविड में तो एसओपीज आर टू सम एक्सटेंट एप्लीकेबल, बट अदर देन दैट क्या रूटीन में ऐसा होता है कि हेल्थ और सेफ्टी के जो तमाम स्टैंडर्ड्स हैं वो बनाए गए हैं, प्रोग्राम बनाया गया है? ओके फाइन, ठीक हो गया जी। दो लोग बात करना चाह रहे हैं जी, आतिरा भी और कमर साहब भी। जी कमर साहब काइंडली आप अनम्यूट करके मुझे बताइए जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आई होप यू आर फाइन। यस आई अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, ठीक ठाक है मैम? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है, आर रियली आर स्कूल्स हैविंग हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम्स? मैम अगर देखा जाए तो ये जब यानी कि अनफॉर्चुनेटली आरवी पब्लिक स्कूल पेशावर का इंसिडेंट हुआ था, बहुत ही ट्रेजिक जो इंसिडेंट था, तो उससे पहले तो हमारे पास किसी के सामने कोई स्कूल सेफ्टी या हेल्थ प्रोग्राम नहीं था। फिर 2016 में जो फेडरल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद है, इसमें यानी कि गवर्नमेंट के ताउन से और नेशनल यानी एनडीएमए के ताउन से, ब्रिटिश काउंसिल के ताउन से, स्कूल ऑफ लीडरशिप इस्लामाबाद के ताउन से, इसके अलावा आगा खान जो अपना इदारा है उसके ताउन से एक बहुत ही कम्प्रीहेंसिव था पाकिस्तान स्कूल सेफ्टी फ्रेमवर्क जो तैयार किया गया था। और मैं उसका यानी रिसोर्स पर्सन भी था और मैंने बाकायदा ट्रेनिंग भी करवाई है तकरीबन 25 से 30 इदारों में जाके। और उसमें हम ये पूरा 5 डेज का कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम था, जिसमें यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल सेफ्टी टू, यानी कि जो आप मसलन आपकी जो इलेक्ट्रिक वायर है वो ठीक होनी चाहिए, आपके जो बटन हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो ठीक होने चाहिए, वहाँ से लेकर यानी कि टेररिस्ट अटैक तक की जो ट्रेनिंग थी, उसकी जो ड्रिल्स थी बच्चों को, वो जो मॉक ड्रिल्स होती हैं वो करवाई गई। उसके अलावा तमाम जो यानी कि अपना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी थी उनके ताउन से ड्रिल्स करवाई गई। उसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट के ताउन से ड्रिल्स करवाई गई, फायर फाइटिंग की ड्रिल करवाई गई बच्चों को, इमरजेंसी गेट से कैसे निकलना है अगर खुदा न खास्ता किसी भी किस्म का हैजर्ड हो जाए, चाहे वो नेचुरल हैजर्ड है या कोई मैन मेड हैजर्ड है, फायर लग जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, फ्लड हो जाता है, तो वो तमाम जो एक फ्रेमवर्क था वो बाकायदा इस्लामाबाद के गवर्नमेंट के तालीमी इदारों में बाकायदा कराया गया था। और हमारे साथ जो थे वो सिटी स्कूल जो थे उसके भी चैप्टर, जो पेशावर चैप्टर था, इस्लामाबाद चैप्टर था, आज़ाद कश्मीर चैप्टर था, ये भी हमारे साथ मौजूद थे। और हमने बड़ी कम्प्रीहेंसिव तरीके से तकरीबन तमाम स्कूलों में जो है ये ड्रिल्स करवाई थी और बाकायदा टीचर्स को और हेड्स को इस बारे में 5 डेज की ट्रेनिंग भी दी गई थी। और फिर उन टीचर ने जाकर जो थे फर्दर स्कूलों में ये ड्रिल करवाई गई थी और बाकायदा इसकी कोई थोड़ा सा मॉनिटरिंग भी हुई थी। मगर फिर जैसी गवर्नमेंट चेंज हुई थी, पूरा खत्म हो गया और 2-2.5 साल हो गया
Okay. Okay, I guess some internet issue is there maybe. I am unable to hear Kamruddin Saab. Okay, so here we move towards Atira. Assalamualaikum, ma'am. Unmute yourself. Walaikum assalam. Ma'am, generally I have worked in many schools in Pakistan and colleges. और उसमें मैंने ये देखा कि जनरली पाकिस्तान के स्कूल्स और कॉलेजेस में हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम वाज नॉट गोइंग ऑन. बट देन आई मूव्ड अब्रॉड और मैंने वहाँ गल्फ के कुछ स्कूल्स में मैंने काम किया और वहाँ पे भी मैंने देखा कि जनरली हर स्कूल में नहीं, लेकिन कुछ जो अच्छे इंटरनेशनल स्कूल्स हैं वहाँ पे बच्चों की फर्स्ट एड की क्लासेस भी होती थी और वहाँ पे स्कूल नर्स वगैरह भी होती थी जो कि जनरली हेल्थ. और उसके अलावा वहाँ पर एक प्रोग्राम था जिसमें वो हर क्लास में जो बच्चे विद सम स्पेशल केस हेल्थ इशू या कोई किसी किस्म का कोई हैंडीकैप होता था उसके अलग फाइल्स मेंटेन की जाती थी और उनके अकॉर्डिंगली उनको ट्रीट किया जाता था. एलर्जीज से ट्रीट करने के लिए या वो उनके पेरेंट्स के साथ फ्रीक्वेंट मीटिंग्स जो थी वो जारी रहती थी. मैंने मूव बैक टू पाकिस्तान. मैंने जो पहला कॉलेज ज्वाइन किया उस ज़माने में मैम डेंगी वाज एट इट्स पीक, तो इस वजह से डेंगू की वजह से हमें थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी गई और उसकी वजह से जब छापे पड़ने शुरू हुए गवर्नमेंट की तरफ से कि तो वहाँ पर हमने स्कूल के एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखना शुरू किया. और जाहिर है उसके बाद जिस तरह कमरुद्दीन साहब ने कहा, मैं एग्री करूँगी उनसे कि जब APS पेशावर वाला वाक़या हुआ तो उसके बाद हमारे जो सेफ्टी मेजर्स थे वो सिविल स्कूल्स जो थे अदर देन आर्मी स्कूल्स वो भी काफ़ी एनहांस किए गए और हमारी जो बाउंड्री वॉल्स थी उनको ऊंचा किया गया और उसके बाद मैंने खुद सेफ्टी ड्रिल्स करवाई हैं स्टूडेंट्स की भी और टीचर्स की भी, फैकल्टी की, सारे जो बाकी का जो पर्सनल सबकी स्टाफ जो होता है उस सबकी मैंने सेफ्टी ड्रिल्स करवाई हैं एज प्रिंसिपल. उसके बाद मैंने आर्मी का एक सिस्टम ज्वाइन किया और उसमें तो बहुत ज़्यादा ही होती हैं सेफ्टी ड्रिल्स, हर महीने में एक दफ़ा होनी ज़रूरी होती है. और उसके अलावा ये कि वो मेडिकल कवरेज इस तरह से देते हैं कि एक देयर इज़ अ डॉक्टर व्हिच इज़ अटैच्ड विद द हेड ऑफिस और शी कीप्स ऑन विजिटिंग ऑल द स्कूल्स एंड कॉलेजेस अटैच्ड टू द सिस्टम वंस अ मंथ. और उसके अलावा जो कोई वहाँ पर कोई अगर प्रिंसिपल समझती है कि कोई ऐसा इशू है कि जहाँ पर आना चाहिए डॉक्टर को तो प्रिंसिपल वाज एट द लिबर्टी टू कॉल दैट टू इनवाइट द डॉक्टर टू हैंडल दैट पर्टिकुलर इशू. बट जनरली हाँ जी, अब थोड़ा सी अवेयरनेस मैंने ये देखा है कि अब थोड़ी सी अवेयरनेस जो है वो है लोगों के अंदर, ऑल्दो वो पहले बिल्कुल नहीं थी. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. ओके, ठीक हो गया जी. तो इसका मतलब है कि बहुत ही अभी काम होने की इसके ऊपर ज़रूरत है कि किस तरह से स्कूल एजुकेशन के लिए, कॉलेज एजुकेशन के लिए और उसमें सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए किस तरह से बाकायदा हेल्थ प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएं, सेफ्टी प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएं और फिर उनको इंश्योर करके चीज़ों को प्रैक्टिकली सेफ्टी की तरफ लेकर जाया जाए. अच्छा जी, इस सिलसिले में अभी हम थोड़ा सा डिस्कस ये कर लेते हैं कि हम जब बात करते हैं हेल्थ की तो हम जनरली उसको लिंक करते हैं फिजिकल हेल्थ के साथ. बट बिलीव यू मी कि फिजिकल हेल्थ तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट फिजिकल से कहीं ज्यादा हमारी मेंटल हेल्थ और मेंटल वेल बीइंग जो है वो मैटर करती है. हाँ वो स्टूडेंट्स हों, हाँ वो हमारा फैकल्टी टीचर्स हों या हमारा लोअर स्टाफ हो, कोई भी हमारे जो स्कूल से रिलेटेड लोग हैं, मैनेजमेंट हो, सबकी मेंटल हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है. तो कभी भी हम हेल्थ को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे जस्ट टू फिजिकल. इमोशनल बैलेंस बहुत जरूरी है. हमारी मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होती है, हमारा एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है हमारी मेंटल हेल्थ को. फिजिकल हेल्थ को बाद में करता है. सबसे ज्यादा अफेक्ट जो चीज होती है हमारी एनवायरनमेंट से वो होती है हमारी मेंटल हेल्थ. अब उस मेंटल हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है होल ऑफ स्कूल अप्रोचेस. ये कैसे की जाती है? अ होल स्कूल अप्रोच इन्वॉल्व्स एवरीवन
स्कूल लीडर्स, टीचर्स, स्टाफ एंड पेरेंट्स। इवन स्टूडेंट्स तो है ही हैं, लेकिन हम इन बाकी लोगों को इन्वॉल्व करके हम करते क्या हैं, वी एम्बेड अ सेफ एंड इंक्लूसिव लर्निंग कल्चर एंड एनवायरनमेंट्स। अब उन कल्चरल एनवायरनमेंट्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली क्या इंक्लूड करते हैं हम उसके अंदर, वी प्रोवाइड सोशल एंड इमोशनल स्किल्स प्रोग्राम्स, प्रोवाइडिंग टाइमली सपोर्ट फॉर दोज विद एडिशनल नीड्स। जिन बच्चों को, जिन टीचर्स को, जिन स्टाफ मेंबर्स को कुछ एडिशनल नीड्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ उनके कोई ऐसी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं कि उनको ज़्यादा हमारी सपोर्ट की, हमारी अटेंशन की, मेडिकल के हिसाब से ज़रूरत है, हम उनको फोकस कर रहे होते हैं, उनको हम टाइमली सपोर्ट दे रहे होते हैं, एंड वी इन्वॉल्व स्टूडेंट्स एंड फैमिलीज इन डिसीजन मेकिंग एज वेल। तो ये एक स्कूल होल स्कूल अप्रोच होती है, होल स्कूल प्रोग्राम होता है, जिसमें तमाम लोगों की मेंटल हेल्थ को, जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, साइको सोशल सपोर्ट भी कहते हैं हम इसको। इसमें होता क्या है कि हम सिर्फ स्टूडेंट्स तक रेस्ट्रिक्ट नहीं है, हम एंटायर स्कूल को फोकस कर रहे हैं, हम तमाम लोगों की मेंटल हेल्थ को फोकस कर रहे हैं, हम उनकी वेल बीइंग को इंश्योर करना चाहते हैं। दिस इज द रीजन कि स्कूल्स टेक सर्टेन स्टेप्स टू इंश्योर होल ऑफ स्कूल अप्रोचेस। आप लोगों को ये चीजें इसलिए भी जरूर पता होनी चाहिए कि क्या ये चीजें हमारे यहाँ अप्लाई होती हैं, नहीं होती। अगर होती हैं तो हम उनको कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हुए। और अगर वो चीजें नहीं हो रही हैं तो हमें बीइंग स्कूल मैनेजर्स उनको अप्लाई किस तरह से करवाना है, इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे। जी बिल्कुल आतिरा, ठीक बात है आपकी। अच्छा जी, होल स्कूल अप्रोच हमने देख ली। एक तो हम ये चीज करते हैं। मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग को इंश्योर करने के लिए हमें रेजिलियंस बिल्डिंग फॉर स्टूडेंट्स की भी जरूरत होती है। अब वो क्या है, कैसे हम स्टूडेंट्स के अंदर ये रेजिलियंस जो है बिल्ड करते हैं, बेसिकली है क्या ये रेजिलियंस? इज द एबिलिटी टू कोप एंड थ्राइव इन द फेस ऑफ नेगेटिव इवेंट्स, चैलेंजेस को, एडवर्सिटी को। बेसिकली इट्स अ स्किल जो कि अपने स्टूडेंट्स में हम किस तरह डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सोशल कनेक्शंस के थ्रू, यही पॉजिटिव सोशल कनेक्शन जो हमने अपने तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान में बनाया है, ठीक है। और इस कनेक्शन को इम्प्रूव करते हुए, सेफ एनवायरनमेंट्स देते हुए, लाइफ स्किल्स जैसे कि पॉजिटिव कोपिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स हैं, इसी तरह से पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड है, इसी तरह से सेंस ऑफ पर्पस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चों के अंदर अगर हम पॉजिटिव सोशल कनेक्शंस डेवलप करते हैं, सेफ एनवायरनमेंट्स की एक स्किल्स उनके अंदर, पॉजिटिवनेस उसके अंदर है, problem solving, instead of calling problem, they are there to be the problem solvers, they are the solution makers। तो ये हमारी सक्सेस होगी। हो क्या रहा होगा कि स्कूल के अंदर तो ये चीजें प्रैक्टिकली या तो हो रही होंगी या तो नहीं हो रही होंगी, और हम बीइंग स्कूल मैनेजर्स क्या कर रहे होंगे, हम ये चीजें असेस कर रहे होंगे अपने अपने स्कूल्स के अंदर कि क्या हमारे स्कूल के अंदर होल सोसाइटी, जो हमने एक प्रोग्राम लॉन्च करना है, होल स्कूल प्रोग्राम, क्या वो हम तमाम स्टेक होल्डर्स को लेके हमारा स्कूल जो है उसको ऐसा कोई प्रोग्राम लॉन्च किए हुए है जो तमाम स्टेक होल्डर्स की मेंटल हेल्थ और वेलबींग को फोकस कर रहा हो। क्या हमारे स्टूडेंट्स के अंदर रेजिलियंस की जो स्किल है उसको डेवलप करने के लिए कोई इनिशिएटिव लिए गए हैं। फर्दर अगर ये चीजें हमें नजर आती हैं, फिर तो हम किसी हद तक उस चीज को इवैल्यूएशन में और उसकी असेसमेंट में जाएंगे। अगर ये चीजें नहीं हैं तो हम फर्दर देखेंगे कि अच्छा ये 2 पॉइंट्स तो हमारे स्कूल में, हम एज अ स्कूल मैनेजर हम देखते हैं कि जी हमारा जो स्कूल है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे ये 2 काम तो नहीं हो रहे। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि क्या हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन लर्निंग एरिया, इसमें क्या हो रहा है जी। दिस इज द एरिया बेसिकली जो कि स्टूडेंट्स की
हेल्थ, सेफ्टी, वेलबींग और फिजिकल एक्टिविटी, उनकी पार्टिसिपेशन के कॉन्टेक्स्ट को एक्सचेंज करता है। इसमें होता क्या है कि करिकुलम का फोकस होता है ऑन सपोर्टिंग स्टूडेंट्स टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल दे रिक्वायर टू मेक हेल्दी एंड सेफ चॉइसेस दैट विल एनहांस देयर ओन एंड अदर्स हेल्थ एंड वेलबींग। देखें, हमारे कई सारे एक्शंस ऐसे होते हैं जिनसे सिर्फ हम ही अफेक्ट नहीं हो रहे होते, समटाइम्स दूसरे लोग भी अफेक्ट हो रहे होते हैं। तो क्या हमारे स्कूल में, जिस स्कूल में हम एज अ स्कूल मैनेजर काम कर रहे हैं, क्या वहां पे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के ऊपर कोई फोकस है? जैसे अभी बहुत सारी हमने ड्रिल्स की बात की है, कहीं पे स्कूल्स में ये चीजें करवाई जा रही हैं, कोई लोग बताते हैं कि नहीं हो रही हैं, तो क्या इन चीजों की अवेयरनेस डेवलप की गई है स्कूल की एंड से या नहीं की गई है? अगर तो ये चीज डेवलप हुई है और तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चला जा रहा है और हेल्थ एंड फिजिकल प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं, उनके रिजल्ट्स भी डेफिनेटली स्कूल जो है वो फिर शो कर सकता है। लेकिन अगर ऐसे कोई प्रोग्राम्स लॉन्च नहीं किए गए तो फिर हम इसके लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और हम उसमें फिर ये देखेंगे कि हम एज अ स्कूल मैनेजर इसको किस तरह से इंश्योर कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह से और हम क्या देखेंगे, पर्सनल एंड सोशल कैपेबिलिटी का। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया इसलिए है कि इट इन्वॉल्व्स द स्टूडेंट्स लर्निंग टू रिकॉग्नाइज एंड रेगुलेट इमोशंस। ये जैसे मैंने स्टार्ट में बिल्कुल बात की कि हम जब हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं तो हम फिजिकल को ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो चीज इंपॉर्टेंट है वो हमारी मेंटल हेल्थ होती है। मेंटल हेल्थ में डेफिनेटली हमारे इमोशंस जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे मूड स्विंग्स हैं, हमारा कंसंट्रेशन नहीं है, हम एंग्री हो जाते हैं, हम रिस्पॉन्ड करने की बजाय हम रिएक्ट कर जाते हैं। ये सारे जो रिएक्शंस हैं आ जाते हैं, जो इमोशंस हमारे रेगुलेट नहीं हुए होते, ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी। हम किस तरह से एम्पैथी डेवलप कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के अंदर फॉर अदर्स एंड अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स। अगर आप लोगों ने इमोशनल इंटेलिजेंस गो थ्रू की हो तो इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर वी हाउ टू इमोशन इंटेलिजेंटली कंट्रोल योर इमोशंस, और उसका पहला जो स्टेप होता है उसमें वो सेल्फ अवेयरनेस होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सपोज टू नो देयर ओन वर्थ, हाउ दे आर डिफरेंट, हाउ दे आर स्पेशल। जब हमें अपनी वर्थ पता होती है, हमें ये पता होता है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक स्पेशल कुछ स्पेशल क्वालिटीज दी हुई हैं और कहीं ना कहीं वो इंसान जो है दूसरों से बहुत मुख्तलिफ होगा, कुछ ना कुछ क्वालिटीज उसके अंदर ऐसी होंगी जो उसकी डिस्टिंक्शन बनाती हैं। तो जब हमें सेल्फ अवेयरनेस होती है तो फिर हमें सेल्फ अवेयरनेस के बाद हम सेल्फ मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। हम अपने आप को समझे, अपनी अवेयरनेस आ गई, फिर हम जाते हैं सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ मैनेजमेंट की तरफ। जी जी कमर साहब, बिल्कुल। इमोशनल इंटेलिजेंस की थ्योरी को आप लोग जरूर गो थ्रू कीजिए। हमारा बीइंग एजुकेशनिस्ट, बीइंग प्रोफेशनल्स जो कि एजुकेशन की फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारा सबसे ज्यादा जो फुकदान हमारे अपने अंदर भी पाया जाता है वो यही है कि हम भी इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते एट टाइम्स। हम या तो सेल्फ अवेयरनेस को नहीं समझते, अंडरस्टैंड करते, या हम सेल्फ मैनेजमेंट नहीं कर पाते। अगर हमारी सेल्फ अवेयरनेस होगी, हम अपने आप को जानते होंगे, वो जो शेक्सपियर ने बड़ी खूबसूरत बात कही हुई है, नो दाई सेल्फ। तो अगर अपने सेल्फ को ही हमने नहीं जाना कि हमें क्या स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी क्या वीकनेसेस हैं, हमारी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट्स हैं, तो अगर हम अपने आप को ही नहीं जाने तो फिर हम अपने आप को मैनेज भी नहीं कर सकते। जब तक मुझे ये नहीं पता कि मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, मैं एंग्री जल्दी हो जाता हूँ, तब तक मैं अपने आप को सेल्फ मैनेजमेंट की तरफ नहीं लेके जाऊंगा, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि मैंने सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं ली। सेल्फ अवेयरनेस होगी, अपने आप को जानेंगे, अपनी खामियां निकालेंगे, उनको ट्रांसपेरेंट रखेंगे कि वाकई अपने आप के अंदर कि यस ये हमारी एक चीज है जिसको हमें कंट्रोल करना है, इमोशन कंट्रोल करना है। तो उसके लिए हम फिर सेल्फ मैनेजमेंट करेंगे। और आपको मैं बताऊं कि जब हम सेल्फ मैनेजमेंट अच्छी कर लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारी रिलेशनशिप बिल्डिंग भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि हम
अपने आप को मैनेज करके चलना सीख जाते हैं, हम दूसरों की ओपिनियंस को वैल्यू करना सीख जाते हैं, हम उनसे आर्ग्यू करने की बजाय हम गिव अप करना सीख जाते हैं। हम क्या करते हैं कि हम जिस तरह अभी यहाँ पे हमने बात की है, हमारे अंदर एम्पैथी आ जाती है दूसरों के लिए। हम ऐसा नहीं होता कि हम ये समझते हैं कि हम ही जो जानते हैं वो कोई भी नहीं जानता, किसी को नहीं आता। एम्पैथी आ जाती है दूसरों के लिए, सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है हमारे अंदर, ठीक है। तो इमोशनली हमें अपने बच्चों को इंटेलिजेंट किस तरह बनाना है, उनकी पर्सनल एंड सोशल कैपेबिलिटी किस तरह से डेवलप होनी है, ये सारी चीजें इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जब वो हमारा स्टूडेंट जो है, जब वो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेशनशिप बिल्डिंग पे चला गया, सोशल रिलेशनशिप्स की तरफ चला गया, तो फाइनली वो क्या बन जाएगा, एक अच्छा टीम प्लेयर और एक अच्छा टीम लीडर। और ये तभी होगा जब उसके इमोशंस जो है वो साउंड होंगे, जब उसकी मेंटल हेल्थ साउंड होगी, जब उसकी वेल बीइंग जो है वो साउंड होगी, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है कि फिजिकली हम बहुत कम इन चीजों को फेस कर पाते हैं, जितना हम इमोशनली इन चीजों के ऊपर हमारा डेफिसिट हो जाता है, हम बहुत सारी चीजों में मार खा जाते हैं। वो इन्हीं चीजों की वजह से होता है कि हम सेल्फ रेगुलेशन नहीं करते, हम इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते, और हम बहुत सारी चीजों के अंदर जो है कर जाते हैं, ठीक है। तो हम पर्सनल एंड सोशल कैपेबिलिटीज को देखेंगे अपने स्टूडेंट्स की। और जब हमारा स्टूडेंट एक अच्छा टीम प्लेयर होगा, एक अच्छा टीम लीडर होगा, तो डेफिनेटली वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर होगा, वो चैलेंजेस को कंस्ट्रक्टिव वे में लेगा और हैंडल करना जानेगा। वो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं क्राई कर रहा होगा, बल्कि वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी निकाल रहा होगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, जो 5 T's हैं, जो मैंने शुरू में आपको कहा कि हम किस तरह से 5 T's को हम लेकर चलते हैं फॉर मेंटल हेल्थ। क्या वो 5 T's हैं जो मेंटल हेल्थ को इंश्योर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आती है जो इसमें टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ। नंबर 2 आता है जी प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग फॉर टीचर्स एंड स्टाफ। Third T stands for teaching, incorporating mental health into teaching. Fourth है जी tools, क्या tools है, providing helpful tools for students. और fifth है जी taking care of teachers. अब ये 5 T's को elaborate हम अभी मिलके करते हैं। मैं इसका सिर्फ आपको इन 5 T's of mental health का crux जो है वो सिर्फ बता दूं कि बेसिकली स्कूल वो आइडियल प्लेस कंसीडर की जाती है जिसके अंदर तमाम किस्म की लर्निंग इंश्योर होती है, इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ एजुकेशन। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, मेंटल हेल्थ एजुकेशन को एज सच हम पढ़ा नहीं रहे होते, इनकलकेट नहीं कर रहे होते, और समटाइम्स इसी की वजह से हम इन चीज़ों को इतना फोकस नहीं कर रहे होते स्कूल्स के अंदर, तभी बहुत सारे मेंटल इश्यूज जो हैं वो आते भी हैं। Helping students and staff identify warning signs, having supportive conversations, and providing a range of tools and supports that promote overall health and well-being are all very important strategies. अच्छा, ये तो वो कुछ strategies हैं जो अगर हम अपने स्कूल में इनिशिएट करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं बीइंग अ स्कूल मैनेजर, तो क्या होगा कि डेफिनेटली हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने स्टाफ को मेंटल हेल्थ के बारे में ओपनली बता रहे होंगे, उनको बता रहे होंगे कि इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके हमें क्या बेनिफिट्स हैं, हम अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कैसे करवा सकते हैं, हम किस तरह से अपने आप अपने हेल्दी एटीट्यूड्स इंश्योर करवा सकते हैं, हम अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे इंश्योर कर सकते हैं। हमें जैसे कोई वार्निंग साइन आएगा, अपने हिसाब से या किसी दूसरे अपने किसी क्लासमेट के हिसाब से बच्चा देखता है, या एक फैकल्टी मेंबर जो है वो दूसरे में देखता है कोई ऐसे वार्निंग साइंस, तो वो जल्द अज जल्द रेलेवेंट अथॉरिटीज को अप्रोच भी करेगा और उसके सद्देबाब के लिए कोई ना कोई एक्शंस भी लिए जाएंगे। तो ये 5 जो टीज हैं, ये टीज 5 टीज फॉर मेंटल हेल्थ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और आई वुड लाइक यू पीपल टू जस्ट पुट
लाइट ऑन इट कि आपको क्या लगता है कि हम किस तरह से वी कैन टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, और हाउ कैन वी प्रोवाइड ट्रेनिंग टू आवर टीचर्स एंड स्टाफ, हाउ कैन वी इनकॉर्पोरेट मेंटल हेल्थ इनटू टीचिंग। क्या पढ़ाएंगे हम मेंटल हेल्थ, अगर हम कहते हैं पढ़ाएं, उसके बारे में बात करें, क्या करेंगे हम, क्या कैसे होगा ये, और कैसे हम प्रोवाइड करेंगे टूल्स, ये कौन से टूल्स होंगे जो हम दे रहे होंगे, क्या वो स्टेथोस्कोप होगा, क्या वो थर्मोमीटर होगा, कौन से ऐसे टूल्स होंगे जो हम दे रहे होंगे, और हम टेकिंग केयर ऑफ टीचर्स ही क्यों कर रहे होंगे, ये इसमें जल्दी जरा इसके ऊपर सोचें और मुझे बताना शुरू करें, फिर हम इसको डिटेल में फर्दर देख लेते हैं। सो दीज 5 T's आर मेंट फॉर मेंटल हेल्थ। जी कौन बताना चाहेगा जी? जैनब उस्मानी, अगर मैं आपकी तरफ आऊं तो जैनब। यस मैम। मैंने आपका सवाल नहीं सुना। जी जैनब, आई एम जस्ट आस्किंग कि 5 T's जो अभी हमने हाईलाइट किए हैं, 5 T's फॉर मेंटल हेल्थ, आपको क्या लगता है कि ये हम किस तरह से बीइंग अ स्कूल मैनेजर, हम इनको अगर अपने स्कूल में इनिशिएट करना चाहें तो हम इनको कैसे कर सकते हैं? इनमें से क्या चीज ऐसी है जो आपको बीइंग अ स्कूल मैनेजर लगता है कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और इससे हम रिजल्ट्स ले सकते हैं फॉर मेंटल हेल्थ इम्प्रूवमेंट और वेल बीइंग इम्प्रूवमेंट? मैम हम इसको जो है ना बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं, अपने स्टाफ को प्रैक्टिस करवा सकते हैं, और उनको उनको इस चीज की अवेयरनेस दे सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस को फोकस करें, और किस तरह एक दूसरे का के साथ ताउन कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। टीचर को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर बच्चे ने कोई होमवर्क नहीं किया या कोई ऐसा मामला हुआ है उसके साथ, तो उसको अंडरस्टैंड करे। उसके साथ हो सकता है उसकी मदर इल हो, उसकी वजह से कोई मसाइल आ रहे हों या कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो बच्चे की पर्सनल काउंसलिंग करें। ठीक है, और थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। जी फातिमा इफ्तिखार वांट्स टू शेयर समथिंग। जी फातिमा। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। जी फातिमा। So I am a certified emotional intelligence trainer as well as artificial intelligence trainer. I Oh, got very my good. I got my certifications during this pandemic. और इसके ऊपर बहुत ही डिटेल मैंने स्टडी भी किया, इसको बहुत डिटेल में मैंने इसको स्क्रूटनाइज भी किया। एंड when we talk about these T's, talking, training, these are all the ways of catharsis, कि आप अपने स्टूडेंट्स को एक वे ऑफ कैथारिसिस दें। दैट कैन बी थ्रू टॉकिंग, दैट कैन बी थ्रू राइटिंग, दैट कैन बी थ्रू मेंटोरिंग। हम उन्हें हेल्दी एक्टिविटीज दें टू पुट देयर एक्सर्शन इन, ताकि वो जो है अपने जो मेंटल उनकी कैपेबिलिटीज हैं उनको प्रोडक्टिवली यूज करें, एंड उनके जो ध्यान है वो बहुत ही एंजाइटी वाले किसी सिचुएशंस पे ना जाए। यूजुअली द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इज होम, तो बच्चे जो हैं वो यूजुअली फ्रस्ट्रेटेड होते हैं एट होम। वी शुड काउंसल देयर पेरेंट्स, वी शुड टॉक टू देयर पेरेंट्स, पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं, we should provide them counseling, the parents too as well as students, और students को भी हमें of course empathize करना चाहिए और उन्हें भी art of empathy सिखाना चाहिए, that how to put yourself in someone else's shoes, और किस तरीके से जो है वो हम लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स को समझना है, एंड हाउ टू केटर विद देयर प्रॉब्लम्स, उनकी पर्सनल इश्यूज को किस तरीके से एड्रेस करना है, उसको किस तरीके से हाईलाइट करके सॉल्व करना है। We have to take care of their self-esteem, because self-esteem is something which starts the entire thing. तो सेल्फ एस्टीम से ही आपका सारा जो गेम है वो चलता है इमोशनल इंटेलिजेंस का। सो इफ योर सेल्फ एस्टीम गेट्स हर्ट, you get in anxiety, you get in frustration, you fall in place। तो फिर वो हम लोगों को एलिवेट करना होता है स्टूडेंट्स की सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट को, एंड कीपिंग इन व्यू वी हैव टू एड्रेस देयर प्रॉब्लम्स, एंड ऑफ कोर्स उनके लाइक्स डिसलाइक्स, situations they like, what situations they should avoid according to their own nature। तो ये चीजें एड्रेस करना जो है वो इन सब में आती है, एंड आई गेस टूल्स भी हमारे यही होंगे। ग्रेट, माशाल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच, वेरी नाइस, Thank you so much. वेरी नाइस। जी सनोबर।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये जो आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले तो मैं इसको अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि ये एक ऐसा टॉपिक है तो यूजुअली लोग इसको इग्नोर करते हैं। स्पेशल बात करें तो बच्चे की लाइफ की ऑल काइंड ऑफ प्रोग्रेस डिपेंड कर रही होती है उसकी मेंटल हेल्थ पे। अगर बच्चा मेंटली हेल्दी नहीं है, कहीं से डिस्टर्ब है, एंड कहीं से क्या यूजुअली बच्चा अपनी फैमिली से, घर से डिस्टर्ब होता है, और वो डिस्टर्बेंस की मुख्तलिफ रीजंस भी होती हैं उसमें। सो आई सजेस्ट कि ये सारे चीज जो है वो हम बहुत अच्छी तरह बच्चे की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे अगर टॉकिंग है, टॉकिंग इज द बेस्ट वे। बच्चे से अगर हम डिस्कस करें, वो अपना जो भी उसकी फीलिंग्स हैं, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको हम समझ सकते हैं टॉकिंग के जरिए। ट्रेनिंग है, देन टीचिंग, बच्चे को हम टीच कर सकते हैं, उसको ट्रेन कर सकते हैं इन अदर एस्पेक्ट्स। टूल्स की अगर हम बात करते हैं तो देयर कैन बी मेनी टूल्स बाय व्हिच वी कैन गाइड आवर स्टूडेंट्स, टीच एंड काउंसिल देम। एंड देन आफ्टर दैट टेकिंग केयर, बच्चे की हम टेकिंग केयर कर सकते हैं, हम ऑब्जर्वेशन बच्चे पे रख सकते हैं। सो ये 5 T's जैसा मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे हम बच्चे की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। इट इज मैंडेटरी। बच्चे की मेंटल हेल्थ को मैं कहूँगी कि इम्प्रूव करना बेतहाशा जरूरी है, क्योंकि एक डिस्टर्ब चाइल्ड जो है वो एक नॉट ओनली डिस्टर्ब फैमिली की तरफ बढ़ेगा, बल्कि वो एक शायद एक डिस्टर्ब सोसाइटी की तरफ भी बढ़ जाएगा, कि वो अपने आगे पीछे जितने लोग हैं वो भी उसके साथ साथ डिस्टर्ब होने लगेंगे। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच सनोबर। यस, वेरी गुड, थैंक यू जी। बिल्कुल सही, फातिमा ने भी जिस तरह से बताया और सनोबर ने भी कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें इन 5 T's को यूज़ करते हुए किस तरह से वो रिजल्ट्स लेने हैं अपने स्टूडेंट्स से, जिनके नतीजे के तौर पे हम उनकी मेंटल हेल्थ को इंश्योर कर सकते हैं। तो अगर हम इसी चीज को ही आगे बढ़ाएं तो टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, देखें, व्हेन वी मेक द स्टूडेंट्स टॉक अबाउट देयर डिफिकल्टीज, टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, और ये हर कोई नहीं करेगा, ये डेफिनेटली टीचर करेगा, या काउंसलर करेगा, या टीचर करेगा, ठीक है। प्रोवाइड चांस किसने करना है? स्कूल ने। स्कूल में ये चीज हो रही है या नहीं हो रही है, इंश्योर किसने करना है? स्कूल मैनेजर ने, राइट। तो अगर तो स्कूल मैनेजर खुद इक्विप्ड है इस नॉलेज से कि ये 5 T's जो है रिजल्ट ओरिएंटेड है फॉर इंश्योरिंग मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स, और इवन आगे चल के हम टीचर्स की भी बात करेंगे, तो ये एक स्कूल का ऐसा बेहतरीन किस्म का हेल्थ प्रोग्राम का पार्ट बन सकता है जिससे कि रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं। मेक द स्टूडेंट्स टॉक अबाउट देयर मेंटल हेल्थ, अबाउट देयर डिफिकल्टीज, अबाउट देयर इमोशंस, about the controls which they actually lack, ठीक है। और इसके रिजल्ट के तौर पे we find them relaxed, we find them positive, और we find them just lighter ones, कि जब उनका गुबार निकल जाता है, जब वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं, जब वो अपनी उन सारी फ्रस्ट्रेटेड थिंकिंग और थॉट्स को टेक आउट कर देते हैं और साइड पे कर देते हैं, तो फिर वो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी कर सकते हैं। अब मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने का ये भी मकसद है कि हमें स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, तमाम स्कूल से रिलेटेड लोगों को ये पता हो कि मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है। बेसिकली टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ मीन्स कि हमें ये पता हो कि हमारी मेंटल हेल्थ है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो बेसिकली इट्स positive attitude of students at home, at school, or even in community. तो हम जब ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ जो है ये उनकी ओवरऑल हेल्थ का इसेंशियल पार्ट है, तो दैट इज नॉट रॉन्ग। मेंटल हेल्थ इज the essential part of a child's or even anybody's overall health. तो इमोशनल वेलबींग जो है या मेंटल हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स जो है वो किस हद तक इम्पॉर्टेंट है, उनको जानने के लिए हम कितनी बात कर सकते हैं। हमें ये अगर मालूम होगा कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, तो इट्स टॉकिंग अबाउट आवर डिफिकल्टीज
जो हमें फेस करनी पड़ती हैं। कोई कभी हमें ऐसा भी होता है कि हमारा परसिस्टेंट सैड बिहेवियर है, कभी हमारे बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, कभी हमारी जो कॉग्निटिव एक्टिविटीज है हम उनको प्रॉपरली अटेंशन नहीं दे पाते, हम कंसंट्रेट नहीं समटाइम्स कर पाते, कभी हम डिसीजन मेकिंग में नहीं प्रॉपरली जा पाते। तो ये वाली सारी जो चीजें हैं ये कब होती हैं? व्हेन वी आर हैविंग सम साइंस ऑफ मेंटल इश्यूज। और ये चीजें कब होती हैं? जब हम बहुत ज्यादा इन चीजों के बारे में जानते नहीं है। तो अगर स्कूल में एक हेल्दी एनवायरनमेंट होगा और मेंटल हेल्थ को सिर्फ वहां पे बताया ही नहीं बल्कि पढ़ाया भी जा रहा होगा तो हर कोई मेंटल हेल्थ की बात कर रहा होगा, क्योंकि वहां का ये कल्चर होगा। हर कोई अपनी डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई कर रहा होगा, एड्रेस कर रहा होगा, और डेफिनेटली ये बुलिंग, टीजिंग, हर्टिंग और एंजाइटी, वरी, इन सारी चीजों को हर कोई समझ रहा होगा कि कब उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, क्या उसके कौन से डिसऑर्डर्स उसके साथ हो रहे हैं, कब वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, डिसीजन मेकिंग में नहीं जा पा रहा, या मेमोरी लॉस के कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या कॉग्निटिव इश्यूज कोई और आ रहे हैं। तो इस तरह की चीजें अगर होंगी तो उसका रिजल्ट ये होगा कि बच्चा, स्टूडेंट है, टीचर है, या कोई स्टाफ मेंबर है स्कूल का, या टीम लीडर्स हैं, वो इमीडिएटली, क्योंकि उनको पता है कि ये मेंटल हेल्थ हमारी अफेक्ट हो रही है, हमें साइंस आने शुरू हो गए हैं, तो वो डेफिनेटली राइट पर्सन के पास जाके, वो हमारा काउंसलर है या वो हमारा जो है मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट है कोई भी, तो वो उसको जल्दी से चीज को एड्रेस करेंगे और उसको रिजॉल्व करने की तरफ लेके जाएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा जी, फिर आती है जी ट्रेनिंग। अब जब हमारा मेंटल हेल्थ के लिए हमने अपने स्कूल में कल्चर ही बना दिया है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर हमने बात भी करनी है, हमने उसको जानना भी है, हमने उसको इंश्योर भी करना है, तो हम सिर्फ हेल्थ जो है, हेल्थ एंड सेफ्टी को हम सिर्फ पढ़ नहीं रहे बल्कि हम पढ़ा भी रहे हैं। स्कूल में हमने एनवायरनमेंट ही ऐसा बना दिया, हमारा कल्चर बन गया वहाँ पे, और हम एज अ स्कूल मैनेजर या तो इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं, इनिशिएट करवा रहे हैं स्कूल में, या हम इस चीज को ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट करती है ये चीज वहाँ पे तो हम इसको इंश्योर करवा रहे होंगे। समटाइम्स आपको पता है कि हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है बट चीजें एप्लीकेशन में नहीं जाती, तो हम बीइंग अ स्कूल मैनेजर ये देखेंगे कि क्या ये 5 Ps फॉर हेल्थ इंप्रूवमेंट कहीं पे अप्लाई हो रहे हैं, कहीं इनिशिएट हुए हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स की हद तक हुए में तो हम इसको अप्लाई करवाएंगे, अगर है ही नहीं तो हम इनको इनिशिएट करेंगे। अच्छा जी, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे जी टीचर्स को भी और स्टाफ को भी कि मेंटल हेल्थ क्या है, क्यों जरूरी है इसको जानना, कैसे हम अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, रेट कर सकते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है, हमारे इमोशन कैसे हैं, हम कैसे अपने इमोशंस को गेज करते हैं, हम कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, ये सारी चीजें। और मेंटल हेल्थ के अगर कोई इश्यूज हमें आने शुरू होंगे तो हम फौरन से जो है ये जानते होंगे कि ये कुछ साइंस इस वजह से आ रहे हैं और हमने इसको कहाँ एड्रेस करना है और कैसे करना है। अच्छा जी, फिर हम क्या कर रहे होंगे? इनकॉर्पोरेटिंग मेंटल हेल्थ इनटू टीचिंग। टीचिंग में कैसे लेकर आएंगे उसको? डेफिनेटली हम उसको एज करिकुलम, हमारे अपने करिकुलम के अंदर ये चीजें इनकलकेट होंगी। हेल्थ और सेफ्टी जो है, मेंटल हेल्थ को हम लेकर जाएंगे अपने करिकुलम के अंदर कि किस तरह से, जिस तरह से हम हेल्दी हैबिट्स बताते हैं, जिस तरह से हम बॉडीली हेल्थ का बताते हैं कि ईटिंग हेल्दी फूड इज इम्पॉर्टेंट टू स्टे बॉडीली हेल्दी, और इसी तरह से तो मेंटल हेल्थ के लिए हमें क्या चीजें करनी है, वो क्या एक्सरसाइजेज हैं, वो क्या टेक्निक्स हैं, वो कौन सी ऐसी हेल्दी हैबिट्स हैं जो हमें मेंटल हेल्थ, हेल्दी मेंटल ग्रोथ की तरफ लेकर जाती हैं। हम इस चीज को पढ़ा भी रहे होंगे, ना सिर्फ पढ़ रहे होंगे, इंश्योर करवा रहे होंगे, कल्चर बना रहे होंगे स्कूल में, बल्कि हम इसको अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहे होंगे। और क्या उनको हम टूल्स क्या दे रहे होंगे, जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं अपने करिकुलम के थ्रू, इमोशनल इंटेलिजेंस उनको सिखा रहे हैं, उनको एम्पैथी सिखा रहे हैं, उनको केयरिंग शेयरिंग सिखा रहे हैं, तो हम साथ ही साथ हम उनको
टूल्स हम उनको यही दे रहे हैं कि किस तरह से उन्हें अटेंटिवनेस उनके अंदर कैसे आ सकती है, माइंडफुलनेस कैसे आ सकती है, वो अपना फोकस कैसे अच्छे से रख सकते हैं, अपने इमोशंस को मैनेज कैसे कर सकते हैं, वो अच्छा कंसंट्रेट कैसे चीज़ों पे कर सकते हैं, रिलैक्सिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, कोई अगर स्ट्रेस हो जाता है, किसी किस्म का कोई इमोशनल बर्डन आ जाता है, कोई वरी आ गई है, किसी किस्म की कोई एंजाइटी हो गई है, मूड स्विंग हो गया है, तो उसको उसने कंट्रोल कैसे करना है, क्या वो टेक्निक्स हैं, क्या वो टिप्स हैं, ये सारे टूल्स हम उनको प्रोवाइड कर रहे होंगे। और यकीनन ये आप और मैं तो नहीं कर सकते होंगे, ये यकीनन जो काउंसलर होगा ये वो करेगा, लेकिन स्कूल मैनेजर इन चीज़ों को इंश्योर करेगा कि ऐसा ना हो कि अगर कोई बच्चा फ्रस्ट्रेटेड हो गया है किसी वजह से, घरेलू एनवायरनमेंट की वजह से, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है या कुछ भी इस तरह से है, कोई भी ऐसा मसला उसको हो गया है, एंजाइटी में चला गया है या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा या वो डिसीजन मेकिंग उसकी जो है वो पुअर हो गई है, तो वो क्या होगा कि टीचर उसको एड्रेस करेगी इस प्रॉब्लम को, स्कूल मैनेजर को, काउंसलर को, और फिर स्कूल मैनेजर उस चीज़ को इंश्योर कर रहा होगा कि क्या ये कल्चर बन चुका है कि ये काउंसलर तक ये चीज़ किस लेवल की इंटेंसिटी की ये प्रॉब्लम आएगी तो हम काउंसलर तक लेकर जाएंगे, कहाँ पे कहाँ किस लेवल तक इसको टीचर एड्रेस खुद कर रहा होगा, क्योंकि कुछ चीजें टीचर के कंसोल करने से भी बच्चे कर लेते हैं। अगर कोई इनिशियल लेवल का प्रॉब्लम होता है तो बच्चों के ऐसे इनिशियल प्रॉब्लम्स तो टीचर भी सॉल्व कर लेते हैं। सिर्फ क्या होता है कि दे मेक द स्टूडेंट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम। उसमें क्या होता है, ये वो टीचर्स कर सकते हैं जिनके ऊपर बच्चों को ट्रस्ट होता है, जिन्होंने बच्चों का ट्रस्ट विन किया हुआ होता है, और जो केयरिंग होते हैं, जो जिन्होंने अपनी एक वैल्यू बनाई होती है, जो खुद एक अपनी किसी यूनिक हैबिट की वजह से बच्चे उनको पसंद करते हैं, और जिन टीचर्स के बारे में स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि ये खुद प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं या ये खुद पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले हैं, इनकी बड़ी जिन टीचर्स के साथ अच्छी होती है तो इनिशियली बच्चे उनसे भी ये चीजें शेयर कर लेते हैं। लेकिन अगर इस एक लेवल से ये चीज बढ़ जाए तो फिर टीचर ने कब रेफर करना है टुवर्ड्स काउंसलर, ये टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा इसके अंदर। और ये एक कल्चर बनना स्कूल में बहुत जरूरी है कि जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आपके स्कूल में काउंसलर भी मौजूद होना चाहिए। और ये किस तरह से वो इनडायरेक्टली, चूंकि उसने भी चीज़ों को एड्रेस करना है, बच्चे की मेंटल हेल्थ को इंश्योर करने के लिए ये चीज़ें हाईलाइट नहीं होनी होती। पेरेंट्स को ज़रूर लूप में रखा जाता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पेरेंट्स को लूप में रखा जाए और देखा जाए कि किस इंटेंसिटी का प्रॉब्लम है, किस लेवल का प्रॉब्लम है। हाँ जी, बिल्कुल उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ स्टीम को बिल्कुल हर्ट नहीं करना होता। दिस इज द रीजन कि मैंने कहा कि ये चीजें बहुत सीक्रेटली और इनडायरेक्टली, इवन जो काउंसलर होता है वो भी इन चीजों को बहुत इनडायरेक्ट वे में करता है, विदाउट मेकिंग द चाइल्ड रियलाइज के ही इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग, जो कि मेंटल डिजीज है या कोई मेंटल स्ट्रेन है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है, विदाउट मेकिंग द स्टूडेंट नोटिफाइड। ठीक है जी। और जब हम ये वाले सारे जो एंजाइटी किस तरह रिमूव होनी है, कंसंट्रेशन कैसे इंप्रूव होना है, ये हम सारी चीजें हम जब उसको करवा रहे होंगे तो इसी तरह से हमने कहा कि 5th T stands for taking care of teachers. Why only teachers? Because अभी हमने जिस तरह बात की कि हम अगर स्टूडेंट्स की भी फोकस कर रहे हैं तो हमारा जो फ्रंट लाइन का जो बंदा है वो हमारा टीचर है। फ्रंट लाइन के ऊपर कौन है? जिसने मेंटल हेल्थ स्टूडेंट्स की जज करनी है, समझनी है, टीचर ही होगा ना, जो कंटिन्यूअस ऑब्जर्व कर रहा होगा अपने स्टूडेंट्स को और फिर ही वो जज कर पाएगा कि ये बच्चा पहले तो बहुत अच्छे से अपने फोकस करता था काम पे, बड़ी अच्छी इसकी कंसंट्रेशन होती थी, अब मैं नोटिस कर रही हूँ 1-2 दिन से या 4-5 दिन से कि इसका कंसंट्रेशन नहीं है उस तरह से, या इसकी ये जज नहीं कर पाता चीजों को, ये अटेंटिव नहीं है, या ये मुझे कुछ फ्रस्ट्रेटेड सा नजर आता है, या इसकी अंदर कुछ परेशानी नजर आ रही है, या इसके मूड स्विंग्स ज्यादा हो रहे हैं। तो ये टीचर जो हमारा फ्रंट लाइन का टीचर होगा, ये वो सारी चीजें समझ रहा होगा, ऑब्जर्व कर रहा होगा,
तो वो खुद, अगर वो खुद इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, वरी से फ्री होगा, तभी वो बच्चों पे कंसंट्रेट करेगा ना। तो सबसे पहले तो हमें अपने टीचर्स को इतना अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट देना है जिसमें उन्होंने ना सिर्फ मेंटल हेल्थ को समझना है, उसके बारे में बात करनी है, उसका कल्चर बनाना है, बल्कि उसने उसको पढ़ाना भी है और इंश्योर भी करवाना है। ठीक है जी। तो टीचर्स का हमारा फोकस सबसे ज्यादा इस वजह से होगा कि टीचर्स आर एकेडमिक, हम उनकी मेंटल हेल्थ पे फोकस कर रहे होंगे तो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस खुल के सामने आएगी, वर्क प्लेस की वेलनेस, वेलबींग होगी, टीचर की मेंटोरिंग जो है वो इम्प्रूव होगी, उसकी अपनी माइंडफुलनेस जो है वो उसका रिजल्ट अच्छा होगा और वो भी स्ट्रेस फ्री होगी। तो टीचर्स अगर स्ट्रेस फ्री होंगे तो डेफिनेटली वही रिजल्ट हमारे स्टूडेंट्स में जाएगा, वही सारी चीजें जो है वो हमारे स्टूडेंट्स में भी नजर आएंगी। आपको पता है जैसे हम बहुत एक कॉमन एक हम सुनते हैं कि स्टूडेंट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ टीचर। तो स्टूडेंट कब रिफ्लेक्शन बनेगा अपने टीचर का? जब हमारा टीचर स्ट्रेस फ्री होगा, जब हमारा टीचर मेंटल हेल्थ की नौयत को जानता होगा, उसकी जांच परख उसको होगी, उसको उसके इनिशियल्स पता होंगे कि इसकी क्या, कब मेंटल हेल्थ के कुछ हमारे साइंस आना शुरू हो गए हैं कि कुछ कॉजेज बन रहे हैं, कुछ क्राइसिस आ रहे हैं बच्चे में या इवन उनके अपने अंदर भी। जी, तो ये 5 T's, my dear participants, are very important. Being a school manager, we must be very much aware of the fact कि इन 5 T's को फोकस करके हम अपने स्कूल के अंदर एक अच्छा कल्चर डेवलप कर सकते हैं फॉर मेंटल हेल्थ ग्रोथ। अच्छा जी, अब मैं आपको सिर्फ एक जनरल एक एग्जांपल मॉडल दिखा रही हूँ एक स्कूल का। ये स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है जो उन्होंने बनाया हुआ है। मैंने कहा जिस तरह से पहले भी कि या तो हमारे स्कूल्स के अंदर, अगर हम अब्रॉड की बात करें तो बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से होती हैं। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स बाकायदा बनाए भी जाते हैं, अप्लाई भी किए जाते हैं और उनसे रिजल्ट्स लिए भी जाते हैं। दिस इज द रीजन के दोज नेशंस आर साउंड इनफ इन इमोशंस और इन मेंटल हेल्थ। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ अभी इन चीज़ों की या तो अवेयरनेस ही नहीं है, समझा ही नहीं जाता हेल्थ को, और स्पेशली मेंटल हेल्थ को हम कुछ समझते ही नहीं है। फिजिकल हेल्थ के ऊपर तो हम फिर थोड़ा सा फोकस करना शुरू हो गए हैं, बट मेंटल हेल्थ को हम अभी कुछ कंसिडर ही नहीं करते। दिस इज द रीजन कि हम फिर मेंटल प्रॉब्लम्स को हम उसको समझते कुछ नहीं है, और जब समझना शुरू करते हैं तब तक वो कंट्रोल से बाहर हो चुकी होती है। तो ये एक जस्ट स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में आपके सामने रखे हुए हूँ, इसको आप लोग गो थ्रू कर लीजिए जरा। ये एक स्कूल का अपने स्कूल्स के लिए, चेन स्कूल्स के लिए एक उन्होंने अपना हेल्थ प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसके अंदर डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट कमेटी बनाएंगे। और उन्होंने कहा कि जी हम क्या क्या सर्विसेज देंगे। जी हम एनुअल मेडिकल चेकअप देंगे, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ फाइल रिकॉर्ड। ये हेल्थ फाइल रिकॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, हमारा लोअर स्टाफ है या हमारी मैनेजमेंट है, हेल्थ फाइल रिकॉर्ड का हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है, जो कि होना बहुत जरूरी है। डे 1 से हमारा बच्चा जब स्कूल आता है उसका हेल्थ फाइल रिकॉर्ड, हाँ वो उसकी अभी मैं आपके साथ बल्कि एक हेल्थ का भी एक स्पेसिमेन शेयर करती हूँ कि किस तरह से हम उस रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं और अपने स्कूल्स में इंश्योर करवा सकते हैं। अच्छा जी, हेल्थ रिपोर्ट दी जाएगी जी, पेरेंट्स को दी जाएगी। अब ये क्वार्टरली होगी, एनुअली होगी या जिस तरह से भी होगी, इट्स अप टू द स्कूल। पेरेंट डॉक्टर मीटिंग भी होगी, जिस तरह हमने पहले बात की कि होल स्कूल प्रोग्राम होगा तो उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है चांस दिया जाएगा, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इससे फैसिलिटेट हो सकेंगे। तो इस तरह से ये पेरेंट्स को ये लोग भी कर रहे हैं। इसी तरह हेल्थ अवेयरनेस लेक्चर्स होंगे, असेंबली टॉक्स होंगी, मीटिंग्स होंगी, और यहीं पे हम टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ भी देख सकते हैं कि हम जिस तरह बात कर रहे थे, पहला ही हमने जो 5T पढ़ा था, टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, उसको हम यहाँ पे किसी हद तक देख सकते हैं कि ये चीज बड़ी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। हेल्थ अवेयरनेस लिटरेचर दिया जाएगा, हैंडआउट्स हो गए, ब्रोशर हो गए, न्यूज लेटर, पोस्टर्स एक्सेट्रा। हेल्थ अवेयरनेस डे मनाया जाएगा और क्लीनलीनेस डे होगा, एनवायरनमेंट डे होगा, और बच्चों के अंदर और इवन तमाम स्टेक होल्डर्स के अंदर इन चीज़ों की
अवेयरनेस डेवलप की जाएगी। फर्स्ट एड कॉर्नर्स बनाए जाएंगे जी स्कूल के अंदर, बल्कि ये एक, चूंकि मैंने कहा कि एक चेन स्कूल का हेल्थ प्रोग्राम है, तो उन्होंने ये बताया कि जी तमाम स्कूल्स के अंदर ये हेल्थ फर्स्ट एड कॉर्नर्स होंगे, फर्स्ट एड बॉक्सेस इंश्योर किए जाएंगे, फर्स्ट एड की ब्रीफिंग दी जाएगी तमाम स्कूल स्टाफ को। और अभी तक आप ये जितना देख रहे हैं ये तो हमारा मेनली अभी तक हमारा फिजिकल हेल्थ क्या है, लेकिन फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ को ही हम इंश्योर कर रहे होंगे। एनुअल मेडिकल चेकअप है, पर्पस ऑफ मेडिकल चेकअप क्या है जी वो बताया है उन्होंने, और मेडिकल चेकअप के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही हैं ये वो सारा आ जाएगा। तो हम फिजिकल और मेंटल हेल्थ की जब बात करेंगे तो उसमें हमारा हेल्थ प्रोग्राम सिर्फ फिजिकल को ही ना कर रहा हो, बल्कि हमारा जो काउंसलर हो उसकी भी हमारे पास सारी जो है डिस्क्रिप्शन मौजूद हो कि जो जी नोबडी बॉदर्स, लेकिन सबा जावेद होना ज़रूरी है कि हमें टीचर्स को भी उस दायरा के अंदर रखना है, जिसके लिए हम इतनी एफर्ट कर रहे हैं कि साउंड हेल्थ हमें सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं चाहिए, हमें अपने टीचर को भी जो है फ्रंट लाइन का हमारा जो डिलीवर करने वाला है वो हमारा टीचर ही है चूंकि, तो उसकी साउंड हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है जी। ठीक हो गया जी। और इसी तरह से हेल्थ रिपोर्ट जनरेट की जाएगी और उसके अंदर जो है तमाम चीज़ें मेंशन की जाएंगी। हेल्थ लाइफस्टाइल, स्कूल चिल्ड्रन आर सेव्ड फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ हेल्थ एंड ग्रोथ प्रॉब्लम्स, तो उसकी जब वो ग्रोथ प्रॉब्लम्स को देखेंगे उसमें यकीनी बात है वो मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ को देख रहे होंगे। और डेफिनेटली कुछ इस किस्म का हमारा एक प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है हमारे स्कूल के अंदर कि किस तरह से आप अपना स्कूल हेल्थ प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, या तो वो स्कूल के अंदर मौजूद हो या फिर हमारे पास हम बीइंग अ स्कूल मैनेजर उसको इंश्योर करवा रहे हों। अच्छा जी, ये तो हमने बात कर ली हेल्थ की। अब हम हेल्थ के बाद आते हैं जरा सेफ्टी की तरफ। ये ऐसी चीज है जिसको मैंने भी एज एन ऑडिटर देखा, जब भी क्वालिटी एश्योरेंस किया अपने स्कूल्स के अंदर, तो मैंने यही देखा कि सबसे ज्यादा हम लोग जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो स्कूल की सेफ्टी पे करते हैं। मेंटल हेल्थ को तो चले अनफॉर्चुनेटली हम कुछ समझ ही नहीं रहे ना, लेकिन सेफ्टी को भी हम लोग जिसको कहते हैं पसे पुश्त डाल के चले हुए हैं स्कूल्स के अंदर। तो मुझे ये बताएं कि बीइंग अ स्कूल मैनेजर आप किस तरह से क्या ऐसा कर सकते हैं, अभी आपके माइंड में क्या आता है कि आप ऐसी क्या चीज करेंगे? कोई एक पॉइंट मुझे क्विकली चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि सबसे ज्यादा आपके नजदीक सेफ्टी, स्कूल सेफ्टी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपके नजदीक एक पॉइंट क्या है? दो कि मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ एक ही चीज होती है, बहुत सारी चीजें जरूरी होती हैं, लेकिन आप अगर प्रायोरिटी पे एक चीज देखिए। अच्छा, सनोबर कह रही है जी कैमरास, अच्छा, सोबिया कह रही है हाइजीन, अच्छा, और रिकॉर्ड ऑफ द विजिटर्स, यस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन आ रहा है कौन जा रहा है? ओके, फायर एक्सटिंग्विशर्स बिल्कुल ठीक है, सेफ्टी के लिए बिल्कुल होने चाहिए। इमरजेंसी अलार्म्स होने चाहिए, गेट सिक्योरिटी होनी चाहिए, स्टूडेंट कंपनी, ठीक है जी। तो अभी मैं आपको एक सैंपल जो दिखा रही हूँ स्कूल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स का, कि हम इस तरह से स्कूल के अंदर हमारे पास सबसे पहले तो हम उन चीज़ों को जॉट डाउन करें कि हम सेफ्टी किस चीज की करना चाह रहे हैं। स्कूल की जो हमारी इनिशियल सेफ्टी है, हम एक तो हमारा एनवायरनमेंट सेफ होना चाहिए, वो सेफ्टी हम कहाँ इंश्योर करेंगे, कैसे इंश्योर करेंगे? अब उस सेफ्टी को अगर तो हम एक्सटर्नल वे में बात करें तो हमारी वो सेफ्टी तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे प्रोफेशनल गार्ड होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए, वायर्स जो है वो किस तरह से इंस्टॉल होनी चाहिए आउटर वॉल्स के ऊपर, इसी तरह से कैनोपी आउटसाइड द गेट। अभी जिस तरह से बता रही थी सनोबर आई गेस बता रही थी कि किस तरह से जो है आफ्टर
पेशावर इंसिडेंट, ये स्कूल्स को सारे जो गवर्नमेंट की तरफ से, बल्कि ये तो कुछ KPIs प्रोवाइड किए गए थे, पैरामीटर्स उनको बताए गए थे कि प्राइवेट स्कूल्स हैं या पब्लिक स्कूल्स हैं, तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस को उन्होंने एक गाइडलाइंस इशू की थी, SOPs दिए थे कि इस तरह से ये सारी रिक्वायरमेंट्स हर एक के पास होनी चाहिए। जैसे कैनपी आउटसाइड द गेट था, उसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड का होना जरूरी था, विजिटर रजिस्टर होना जरूरी था, एंट्रेंस की बैरियर बहुत जरूरी थी। इसी तरह से हम कहते हैं कि जी मेगाफोन्स होने चाहिए, फायर अलार्म्स होने चाहिए, किस तरह से एग्जिट का कोई प्लान होना चाहिए, फर्स्ट एड किट मौजूद होनी चाहिए, एग्जिट कैसे होगी, इमरजेंसी एग्जिट की अगर जरूरत पड़ गई तो वो कैसे होगी, सैंड बकेट्स आपके पास हों, इक्विप्ड सिक रूम होना चाहिए। अच्छा, सिक रूम तो अक्सर स्कूल्स के अंदर कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये तो सेफ्टी के साथ साथ हमारी हेल्थ से भी रिलेट कर रहे हैं ना, कि हम सिर्फ मतलब हम चूंकि जब हेल्दी और सेफ एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसमें हेल्थ और सेफ्टी दोनों के पर्सपेक्टिव में हम ये देखें कि हमारी ऐसी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं। जी बिल्कुल सबा जावेद, अनफॉर्चुनेटली इमरजेंसी एग्जिट्स नहीं पाए जाते, नहीं मौजूद होते, इवन फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं वो नहीं मौजूद होते हैं तो उसके ऊपर ट्रेनिंग नहीं हुई होती, लोगों को पता ही नहीं होता, अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए तो लोग समझ ही नहीं पाते कि इसको किस तरह से करवाना है। जैसे अभी काफी हमारे पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि ट्रेनिंग्स हुई और खत्म हो गई, तो उसके बाद जो है ट्रेनिंग वन टाइम हो गई, उसके बाद खत्म हो गई, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा। मतलब ये तो एक प्रोसेस होना चाहिए ना, कि कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए कि आप लोगों को ट्रेन करते जाएं और उनको ये सारा नॉलेज जो है वो देते चले जाएं। ये एक दफा करवा देने वाला काम नहीं है। जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मेडिकल बॉक्सेस नहीं होते, फर्स्ट एड किट नहीं होती स्कूल्स के अंदर, सिक रूम नहीं होते, इमरजेंसी की सूरत में अगर खुदा ना खास्ता कोई नेचुरल कैलामिटी है या कोई भी किसी किस्म का ऐसी चीज हो जाती है तो हमारे लोग तैयार ही नहीं होते, रेडीनेस ही नहीं होती उनके अंदर, और वो फिर यकीनी बात है एक हैपहैज़र्ड सी सिचुएशन आ जाती है। और आपने देखा है कई दफा जो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं किसी मजार पे या कहीं पे, क्या होता है जब भगदड़ मच जाती है तो कितने लोगों की जानें चली जाती हैं। वो भगदड़ कब मचती है, जब आप लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि अगर कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाए या कोई ऐसा नेचुरल इंसिडेंट आ जाए तो आपने रिएक्ट कैसे करना है, किस तरह आपने फेस करना है उस चीज को, और आपने क्या आपका एक्शन होना चाहिए। तो इसी तरह से खुदा ना खास्ता किसी स्कूल की बिल्डिंग है या किसी जगह पे भी आग लग जाए तो अगर वहां अव्वल तो फायर एक्सटिंग्विशर होगा नहीं, अगर होगा तो आपको यूज करना ही नहीं आता होगा तो फिर आप उसको क्या करेंगे। सिर्फ इन चीजों को भी हम डिकोर कर लेते हैं, हम कई जगह पे हमारे पास फंड्स होते हैं, स्कूल्स इंश्योर कर देते हैं कि चीज हमने लगा दी है, लेकिन ट्रेनिंग किसने देनी है, कौन कर रहा होगा ये। और फिर जिन लोगों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं फिर उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लिखा हुआ हो, उनकी जो आपकी जेडीज बनी हुई हो उसकी जेडी में लिखा हो कि ये किस बंदे की जेडी में है, कि अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो कौन होगा जो फायर एक्सटिंग्विशर को वो कर रहा होगा, कौन सैंड बकेट्स को कौन क्या कर रहा होगा, कौन सी चीज एग्जिट के लिए किसकी ड्यूटी होगी, कौन बंदा जो है, कौन सा कोई टीचर होगा, कोई एडमिन का स्टाफ होगा, कोई मैनेजमेंट का बंदा होगा, कौन लोग होंगे जो इमरजेंसी एग्जिट के अंदर मतलब ये सिर्फ चीजें बना लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है कि इन चीजों को पहले तो इन चीजों को डॉक्यूमेंट करना, फिर चीजें इंश्योर करना कि वाकई ये अवेलेबल है तो सिर्फ डेकोरेशन की हद तक अवेलेबल नहीं है, इन केस ऑफ इमरजेंसी वो यूजेबल हैं। तो हम बीइंग स्कूल मैनेजर एक तो हम अपनी इस तरह की चेकलिस्ट जरूर बनाएं कि स्कूल्स के अंदर ये सारी चेकलिस्ट बनी हुई हो कि अगर खुदा ना खास्ता सेफ्टी का कोई इशू आ जाता है, ऐसी कोई चीज आ जाती है तो हम सेफ्टी किस तरह से इंश्योर कर रहे होंगे अपनी बिल्डिंग की, स्टूडेंट्स की, स्टाफ की, जो भी लोग स्कूल के अंदर मौजूद है उनकी। और ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर बात है कि स्कूल के अंदर, क्लासरूम्स के अंदर, कॉरिडोर्स के अंदर आप जरूर देखें कि आपके इमरजेंसी नंबर्स जो हैं, इमरजेंसी नंबर्स, आपका क्लोजेस्ट आपका जो पुलिस स्टेशन है, आपका इमरजेंसी का नंबर, और ये इस तरह की चीजें जरूर डिस्प्ले में होनी चाहिए ताकि बच्चा कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली उन चीजों को जानता हो, और अल्लाह ना करे अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए
तो उस बच्चों को भी पता हो कि हमने किस तरह से जो है किसको कब कहाँ कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि अल्लाह ना करे सिर्फ स्कूल्स में नहीं, उनके खुदा ना खास्ता घर में, उनके नेबरहुड में, उनकी सराउंडिंग में भी कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए तो एटलीस्ट उनको ये नॉलेज स्कूल से मिला हुआ हो कि वो 1122 डायल करेंगे या वो कहाँ हेल्प के लिए कॉल करेंगे, नियरेस्ट उनका हॉस्पिटल जो है उसको नंबर कॉल करेंगे, या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे क्या कॉल करनी है, उन्होंने कैसे करना है। तो ये वाला नॉलेज, ये वाली लाइफ स्किल्स जो है, प्रैक्टिकल स्किल्स, ये भी हमें अपने बच्चों को देनी है। अच्छा जी, यहाँ तक की बात में मुझे बताएं कि बीइंग अ स्कूल मैनेजर हम कहते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें डेवलप भी करनी है और हमें इन चीज़ों को अप्लाई भी करवाना है। अभी तक मुझे ये बताएं कि जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, क्या उनमें कोई आपको लगता है कि आप लोगों ने अभी तक जितना स्कूल में काम किया या कॉलेज में काम किया, तो कोई ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ बनी हुई होती हैं जिनके ऊपर हम अप्लाई करवा लें चलें? अगर नहीं बनी होती हैं तो आप बीइंग अ स्कूल मैनेजर क्या समझते हैं कि आप इन चीज़ों को किस तरह से अब इंश्योर कर सकते होंगे इंशाल्लाह? जी, मैं किसकी तरफ चलूं जी? जी सादिया आयशा हैं जी हमारे साथ। जी सादिया, सादिया यू may please unmute yourself. यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सादिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी सादिया, यू आर ऑडिबल मैम इनफ। मतलब यस आई नो दैट। बस मैं बस आपसे ये पूछना चाहती थी कि ये जो आपने फॉर्म्स वगैरह जो ये जो, लेकिन ये तो मतलब काफी जो जैसे कि सिटी है या बिकन हाउस है या जो बिग प्रोजेक्ट के जो स्कूल है, ये तो उसमें मेरे ख्याल से नहीं होता अप्लाई, मतलब और जो दूसरे स्कूल्स हैं उसमें मैंने देखा है जैसे कि पोलियो ड्रॉप्स के लिए आते हैं तो वो भी इसमें एंट्री करते होंगे इस टाइप के फॉर्म पे। कहाँ पे एंट्री करते होंगे? जो रजिस्टर पे, एंट्री रजिस्टर पे? जी, ये जो जैसे आपने कहा कि फॉर्म दिखाया था जिसमें वो आई के लिए है, मतलब एक कॉलम बना था जिसमें लिखा था कि वो है कि हमारा एक स्कूल का अपना है प्रोग्राम क्या होगा। अब ये तो वेरी करेगा ना स्कूल टू स्कूल। मैंने तो आपको एक जस्ट मॉडल दिखाया है कि एटलीस्ट स्कूल के अंदर मॉडल प्रोग्राम हेल्थ का जरूर मौजूद होना चाहिए, और अगर वो स्कूल का हेल्थ प्रोग्राम नहीं बना हुआ तो हमें बीइंग अ स्कूल मैनेजर उस चीज को इंश्योर करना है कि वो हमारा स्कूल जो है उसका हेल्थ प्रोग्राम एटलीस्ट जरूर हो, और वो सिर्फ बना हुआ ना हो बल्कि अप्लाई भी हो रहा हो। जी डेफिनेटली बिल्कुल ये होना चाहिए। और ये जो बड़े बड़े स्कूल में, लेकिन छोटे स्कूल में मैंने देखा है इतना ज्यादा वो नहीं होता। और आजकल ये उन स्कूल्स में नहीं है जहाँ पे हमारे पार्टिसिपेंट्स जैसे स्कूल मैनेजर्स नहीं है। जब आप लोग स्कूल मैनेजर बन के जाएंगे डिफरेंट स्कूल्स के अंदर, अपना अपना रोल प्ले करेंगे, तो डेफिनेटली एक अच्छी तब्दीली की उम्मीद की जा सकती है। हमें चेंज का पार्ट बनना है या नहीं बनना, हमें चेंज जरूर बनना है। तो हमें हम कम से कम वो चेंज एजेंट हो सकते हैं जो एटलीस्ट इन चीजों को इंश्योर कर रहे हों और इनिशिएट करवा रहे हों। डेफिनेटली मैं भी यही कहती, जैसे आई कैंप लगते हैं और डिफरेंट चीजें, जैसे हम बच्चों को करवाते हैं कि सैनिटाइज और जो छोटी छोटी चीजें, तो इससे रिलेटेड जितनी भी कोरोना, जैसे अभी प्रेजेंटली कोरोना से रिलेटेड जितनी भी मास्क और ग्लव्स हैं और ये उनको बच्चों को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाते हैं। तो उसमें जिसमें ये भी फॉर्म में मेंशन होगा। जी, जो भी सेफ्टी मेजर्स आप ले रहे हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से या जनरल सेफ्टी स्टूडेंट्स की और स्कूल की, तो उस सारे के लिए आप जो हेल्थ से रिलेटेड है वो हेल्थ के प्रोग्राम में आएंगे, और जो आपकी स्कूल से सेफ्टी से रिलेटेड है वो स्कूल की सेफ्टी की जो चेकलिस्ट होंगी, जो आपका प्रोग्राम होगा पूरा कि सेफ्टी के लिए भी एक पूरा प्रोग्राम बनाया जाता है कि हम स्कूल सेफ्टी किस तरह इंश्योर कर रहे होंगे। ये तो वो चेकलिस्ट
है जो आप एज अ स्कूल मैनेजर इंश्योर करें कि हाँ जी ये एरियाज हैं, ये होने भी चाहिए, और क्या ये अवेलेबल हैं। आप अपने स्कूल में इसको देख रहे होंगे कि क्या हमें जी प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, क्या वो अवेलेबल है। आप एक स्कूल में स्कूल मैनेजर जाते हैं और आपको नहीं पता अभी के स्कूल का आपके सेफ्टी का क्या मयार है और सेफ्टी का क्या प्रोग्राम है, तो आप कुछ चीजें जॉट डाउन करते हैं कि ये चीजें एटलीस्ट सेफ्टी के लिए जो है वो प्री रेक्विजिट्स हैं। तो फिर आप उनका स्टेटस लेते हैं कि क्या ये चीजें अवेलेबल हैं हमारे स्कूल में। फिर आप देखते हैं कि अच्छा जी इसमें से इतनी चीजें हैं, इतनी नहीं अवेलेबल हैं, जो अवेलेबल है वो भी अप्लाई नहीं हो रही हैं। तो फिर जो अवेलेबल है और अप्लाई नहीं हो रही, आप उनकी एप्लीकेशन करवाते हैं, और जो अवेलेबल ही नहीं है, जैसे हो सकता है सीसीटीवी कैमराज ही ना लगे हुए हों, ठीक है। तो ये जिस तरह की सेफ्टी सिचुएशन हो चुकी है इसके पिशावर इंसिडेंट के बाद, तो इसका किस कदर जोर इसके ऊपर गवर्नमेंट ने भी दिया कि हर स्कूल के अंदर सीसीटीवी कैमराज हों, हर स्कूल के अंदर विजिटर रजिस्टर जरूर मौजूद हो, सिक्योरिटी प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हो। मगर ये चीजें हम एक कान से सुनते हैं, अनफॉर्चुनेटली दूसरे से निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आप ये देखें कि स्कूल के एंड पे ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है कि माँ बाप पेरेंट्स अपने बच्चे किस तरह से भेजते हैं स्कूल के उसके ऊपर कि स्कूल सेफ्टी देगा, स्कूल उनको हेल्दी और सेफ एनवायरनमेंट देगा। तो फिर स्कूल का भी काम बनता है कि वो उन चीजों को इंश्योर करे। और स्कूल के अंदर समटाइम्स ये चीजें इंश्योर अगर नहीं हो रही, तो हम बीइंग अ स्कूल मैनेजर अपने जो अगर तो वो फ्रेंचाइज का स्कूल है को रियलाइज करवाना, और अगर वो कोई इंडिपेंडेंट स्कूल्स हैं तो फिर उनके जो भी ओनर्स हैं उनको ये करवाना, उनकी अवेयरनेस जनरेट करना सबसे पहले तो कि ये कितना इम्पोर्टेंट है इन चीज को लेकर चलना। जी बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल रिस्क असेसमेंट, अभी हम जा रहे हैं सर, रिस्क की तरफ ही जा रहे हैं। ये आपको बताना और दिखाना इसलिए मकसद था कि आप बीइंग अ स्कूल मैनेजर इन चीज़ों को प्लीज़ ज़रूर इंश्योर करें, देखें कि ये किस तरह से हम इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, रिस्क को, हैजर्ड्स को कैसे सोल्यूशन में जा सकते हैं इनके लिए। अच्छा जी, जब हम सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे स्कूल के अंदर ऐसा क्या है, कौन से ऐसे रिस्क हो सकते हैं जो कि जो कि खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब रिस्क जो है डेफिनेटली वो पॉसिबिलिटी होती है ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है उसके रिजल्ट के तौर पे। और हैजर्ड क्या है? हैजर्ड इज एनीथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म, कोई भी ऐसी चीज जो खतरनाक साबित हो सकती है। किस तरह से साबित हो सकती है? एज अ रिस्क के रिजल्ट के तौर पे। जैसे वेट फ्लोर जो है वो एक हैजर्ड है। प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर वेट फ्लोर है उसके ऊपर क्या रिस्क हो सकता है कि कोई भी बंदा उस पे से स्लिप हो सकता है, फॉल हो सकता है। आपने अक्सर ये चीज देखी होगी कि मॉर्निंग में स्कूलों में जो है वो जो आयाज होती हैं या जो सफाई कर रही होती हैं विमेन, वो हमारी खवातीन जो हमारे जूनियर स्टाफ की मेंबर होती हैं, वो लगा रही हैं, वाइपर लगा रही हैं, और उधर से बच्चे जो हैं वो भाग के आ रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं। तो क्या हो सकता है उसके अंदर कि बच्चा गिर सकता है, स्लिप हो सकता है। तो वेट फ्लोर जो है, ये देखो ना, एक रिस्क है इसके अंदर। हमें अपने स्कूल के अंदर सबसे पहले क्या चीजें देखनी है कि हमें रिस्क फैक्टर्स निकालने हैं कि हमारे स्कूल के किन किन एरियाज में क्या क्या रिस्क फैक्टर्स अवेलेबल है, मौजूद हैं, उनको हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, कौन से रिस्क मौजूद हैं, कौन से हैजर्ड्स हमारे यहाँ हो सकते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करवाएं। किस तरह से आइडेंटिफाई करवाएं? सबसे पहले तो हम अपनी रिस्क असेसमेंट करें। अच्छा, अब ये जो स्कूल रिस्क असेसमेंट है, इसके लिए भी आपके पास कोई बकायदा रिकॉर्ड होना जरूरी है, बकायदा कोई चेकलिस्ट होनी चाहिए कि आप जिस वक्त जैसे स्कूल में आप राउंड पे निकलते हैं तो आप ये देखते हैं कि अच्छा जी क्या क्या रिस्क हो सकते हैं जी, कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कोई बंदा इंजर हो सकता है, कोई स्लिप हो सकता है, कोई चॉकिंग का किसी हद तक कहीं पे महाल हो, कोई चीज ऐसे चांस हो सकता है, कोई
जी बिल्कुल, हम आते हैं अभी उन हैजर्ड्स की तरफ भी। व्हाट आर द हैजर्ड्स आइडेंटिफाइड? आपने जब स्कूल रिस्क असेसमेंट करना है तो आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि कौन कौन से हैजर्ड्स मौजूद है जी आपकी स्कूल प्रेमिसेस के अंदर, और वो किसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई हो सकता है जो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता हो, कोई आपके फैकल्टी के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है कोई चीजें, कोई आपके स्टाफ के लिए भी हो सकती हैं। आप ये देखते हैं कि हाउ दे माइट बी हार्म्ड, कैसे वो नुकसान पहुंचा सकती हैं, आपने उन चीजों को आइडेंटिफाई किया। फिर आप देखते हैं कि अच्छा चलें ये चीजें हैं तो सही, प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं, क्या हो सकता है कि हम उन हैजर्ड्स को कंट्रोल कर लें या एलिमिनेट कर दें। फर्दर एक्शंस क्या ऐसे लिए जाएं कि आइंदा वो हैजर्ड जो है वो वहां पे मौजूद ही ना हो, वहां पे हो ही ना सके इस तरह की कोई चीज दोबारा। सिर्फ हमने चीजों को आइडेंटिफाई ही नहीं करना, बल्कि मैं आपको ये कहूंगी कि हम उन चीजों को इंश्योर ये कर रहे हो। देखें जिस तरह से हमने एक बात पढ़ी थी, आपने यकीनन जो आईएसओ वाला आपका मॉडल था, जो आईएसओ वाला जो आपका मॉड्यूल था, उसके अंदर आपने एक पीडीसीए साइकिल पढ़ा था। उसी तरह से ये जो रिस्क मैनेजमेंट है ये भी एक पूरा साइकिल है जो चलता रहता है। हम रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, हम उसको असेस करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि अच्छा कितनी इंटेंसिटी का रिस्क है, इंटेंसिटी क्या है इसकी, क्या ये लोअर लेवल का रिस्क है, मीडियम लेवल का है, या ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया है, क्या लेवल है उसका, क्या इंटेंसिटी क्या है। जब हमने उस रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो पहले ये है कि रिस्क आइडेंटिफाई ही नहीं होता, ठीक है। हम बीइंग अ स्कूल मैनेजर जब ये जानते होंगे कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे स्कूल प्रेमिसेस में यकीनन कोई ना कोई जो है रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं, तो फिर हम देखेंगे कि अच्छा जी वो क्या रिस्क है, हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी इंटेंसिटी को असेस और एनालाइज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन प्लान करेंगे कि अच्छा जी इसको हमने किस तरह से जो है हमने इसको किस तरह से एलिमिनेट करना है और या मिनिमाइज करना है इसके इफेक्ट को। उस एक्शन को प्लान करने के बाद हम उस एक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद हम उसको, उसका जो रिजल्ट होगा उसको मेजर करेंगे कि अच्छा हमने आइडेंटिफाई किया, उसको देखा कि ये इस लेवल का इसकी इंटेंसिटी है, उसका हमने एक्शन प्लान बनाया, एक्शन हमने एग्जीक्यूट कर दिया, और फिर हमने जो मेजर्स लिए उसको हमने इवेल्युएट करके देखा कि क्या इस मेजर से क्या रिस्पॉन्स आया, क्या रिजल्ट आया, और उसके बाद हम दोबारा चले गए अगले आइडेंटिफिकेशन की तरफ। मतलब ये एक पूरा प्रोसेस होगा, ये वन टाइम नहीं होगा, इसने होते चले जाना है। ये हमारा एक प्रोसीजर बना हो स्कूल के अंदर कि हम रिस्क आइडेंटिफाई करते हो। क्यों आइडेंटिफाई करते हो? बिकॉज वी नीड a safe and healthy environment in our school. So we don't need any risk or any hazards to be available in our school premises. तो हम इस रिस्क मैनेजमेंट को एक अपनी रूटीन प्रैक्टिस बना लें। अब इस रूटीन प्रैक्टिस को भी इंश्योर हमने बीइंग अ स्कूल मैनेजर करना है। हो सकता है आप जिस स्कूल में जाएं वहाँ शायद किसी को रिस्क मैनेजमेंट का पता ही ना हो कि रिस्क होता क्या है और रिस्क मैनेजमेंट की कैसे जाती है, ठीक है। तो आप ये कल्चर बनाएंगे, आप हो सकता है आपको स्कूल लीडर्स को, स्कूल हेड्स को और फैकल्टी को, इवन आपके स्टाफ को बिठा के ये चीजें ट्रेनिंग करवानी पड़े, आपको उनको बताना पड़े कि क्या क्या रिस्क अवेलेबल होते हैं हमारी सराउंडिंग में जो बच्चों को अफेक्ट कर सकते हैं, बड़ों को अफेक्ट कर सकते हैं, हम उनको किस तरह से एक प्रोसेस में लेकर आ सकते हैं। अच्छा जी, जब हम ये सारी चीजें कर रहे होते हैं तो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट का हमने एक सिस्टम बना दिया कि हमने कंटिन्यूअस इंस्पेक्शन करनी है, और उस इंस्पेक्शन को सिर्फ ये नहीं है कि एक राउंड ले लिया, इंस्पेक्शन कर ली और बस बात खत्म होगी। बकायदा उसका रिकॉर्ड बने कि कौन सा रिस्क कब आइडेंटिफाई हुआ, उसकी क्या इंटेंसिटी थी, उसके लिए एक्शन क्या प्लान किया गया, और उसकी रेमेडी क्या निकाली गई, और उस रेमेडी का रिजल्ट क्या आया, और फिर फर्दर उसके लिए जो करेक्टिव एक्शन था वो क्या किया गया, ठीक है। ये एक बकायदा डॉक्यूमेंट हो, बकायदा रिकॉर्ड हो, और ये कंटिन्यूअस एक प्रोसेस हो। अच्छा, एक तो वो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जब ये पेशावर इंसिडेंट हुआ था तो उसके बाद से यकीनी बात है जो गवर्नमेंट ने भी कुछ
कि आपने वॉल्स कितनी करनी है, ऊपर आपने किस तरह से वो वायर्स लगानी है, और रजिस्टर्स होने चाहिए एंट्रेंस पे, और गार्ड्स होने चाहिए, और इस तरह की चीजें। एक तो वो है। उसके अलावा आप अपने स्कूल में उन चीजों से हटके भी रिस्क असेसमेंट करने के बाद कुछ चीजें आप अपने तौर पे भी हेल्दी और सेफ एनवायरनमेंट के लिए करते हैं, तो उन चीजों का भी एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। आइडेंटिफाई एनी हैजर्ड प्रेजेंट विद इन स्कूल प्रेमिसेस, ये आप बीइंग स्कूल मैनेजर देख रहे होंगे कि कौन से ऐसे हैजर्ड्स हैं जो आपके स्कूल प्रेमिसेस में मौजूद हैं, आप उन्हें लिस्ट डाउन करें और वो देखें कि वो किन लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं, स्कूल में टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, स्टाफ को। इवैल्यूएट करें उनकी इंटेंसिटी, उनको देखें कि उसके लिए क्या उनके प्रोसीजर्स हम बना सकते हैं, कैसे उसको हम सेफ प्रैक्टिसेस में लेके जा सकते हैं, किस तरह से हम एग्जिस्टिंग चीजें जो कंट्रोल्स हैं उनको हम कैसे फर्दर एक्शंस की तरफ लेके जा सकते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे कर सकते हैं, और जिन लोगों को हमने वो ड्यूटीज देनी है उनकी रेमेडी की हम उनको वो साइन कर रहे हैं, और वो भी सारी चीजें हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट में होनी चाहिए। ज़बानी कलामी कभी किसी को ड्यूटीज नहीं देते हैं, हमने जो चीज भी करनी होगी तमाम चीजें जो है वो उनकी जेडीज में होंगी, और ये जेडीज जो है स्टाफ की, फैकल्टी की, वो अपडेट होती रहती हैं जब भी उनको एक नया असाइनमेंट फर्दर मिल जाता है। तो ठीक है जी, तो हम ये इस तरह से ये अपना स्कूल मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो लेके, रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है उसको लेके चल रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात यही है कि हम सबसे पहले तो रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हो, हम उसकी इंटेंसिटी देख सकते हो कि वो लो है, मीडियम है, हाई है, या कुछ चीजें हमें पता ही तब चलती हैं जब वो एक्सट्रीम रिस्क पे चली गई होती हैं। ठीक है, क्योंकि हम आइडेंटिफाई नहीं करते ना रिस्क को, हम उन चीजों को इग्नोर कर रहे होते हैं। टीचर कहता है कि ये मेरा काम नहीं है, लोअर स्टाफ कहता है कि हमारा काम नहीं है, हेड कहता है कि मेरा तो बिल्कुल ही काम नहीं है। तो अगर हम अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझते तो हम इधर उधर दूसरों पे डालते जाते हैं, और वो रिस्क जो है वो एक्सट्रीम रिस्क में चेंज हो जाते हैं। अच्छा जी, इंजरी हो सकती है जी ड्यू टू स्लिप और फॉल। स्पिल डेल्ट विद इमीडिएटली, कोई चीज अगर गिर गई है, चाय गिर गई है, पानी गिर गया है, जूस गिर गया है, कोई भी ऐसी चीज है जो गिर गई है कहीं पे और उसके नतीजे के तौर पे कोई बच्चा वहां से स्लिप हो सकता है, तो आपका काम ये है कि उसको इमीडिएटली वहां से आपने वाइप ऑफ करवाना है। स्कूल इक्विपमेंट जो है, कोई भी किसी किस्म का भी इक्विपमेंट जो है, खा वो कंस्ट्रक्शन का है, खा वो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का है, कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट, उसको स्टोर किया जाना चाहिए बहुत टाइडीली, और ऐसी जगह पे स्टोर होना चाहिए जहां बच्चे ना जाते हों, कोई प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए। स्टूडेंट्स की जो चीजें हैं, जैसे हम ज्यादातर प्री स्कूल के अंदर ये देखते हैं कि उनकी चीजें होती हैं, तो जो भी बच्चों की चीजें हों, उनकी बिलोंगिंग्स, वो लॉकर्स बने हुए हों, उनकी सेफ बनी हुई हो, साइड पे कोई डेस्क बने हुए हों। समटाइम्स हम देखते हैं कि बच्चों की वाटर बॉटल्स नीचे फ्लोर पे पड़ी हैं, बच्चे वहां से गुजरते हैं और उसमें फंस के पाँव उनका गिर भी जाते हैं वो। तो बैग्स हैं, बैग से भी गिर सकते हैं बच्चे, जगह समटाइम्स बड़ी कंजस्टेड होती है। ये चीजें हमें बहुत जरूरी देखनी है कि बच्चों का सीटिंग अरेंजमेंट जो है उसकी वजह से तो नहीं कहीं कोई ऐसी चीज अफेक्ट हो रही कि बच्चे गिर सकते हैं, उनको चोट लग सकती है। मैट्स और रग्स के ऊपर से प्रॉपर्ली ये देखना है कि क्या जो मैट हमारे डले में है वहां पे, या रग्स डले में है। इवन मैंने तो ये कारपेट के हवाले से भी ये चीज देखी है कि कारपेट भी इस तरह से डले होते हैं समटाइम्स प्री स्कूल की क्लासेस के अंदर, खासतौर से एक तो वो बच्चे छोटे होते हैं, तो कहीं पे वो से वो फोल्ड हुए हैं इस तरह से कारपेट्स के, बच्चा वहां से गिर जाता है, उसका पाँव फंसता है उस फोल्डेड कारपेट के अंदर और वो गिर जाता है। तो इन चीजों को इंश्योर करना बहुत जरूरी है। एरियाज, ऐसे एरियाज जहाँ पे कहीं कोई स्लोप है, कोई रैंप है, स्टेयर्स हैं, या कहीं अनएक्सपेक्टेड होल मौजूद है, या कोई बम्प है, कोई ड्रेनेज का चैनल है, जो भी कोई ऐसे एरियाज हैं, जैसे ऐसी जगहों से जहां स्लोप होता है या स्टेयर्स के ऊपर से भी बच्चों का अगर जो है अगर उसका साइड सपोर्ट मौजूद नहीं है, या उसको हम ये देखते हैं कि वो डैमेज है या वो अफेक्टेड है, तो वहां से बच्चों के गिरने का चांस हो सकता है, वो हर्ट हो सकते हैं। इन चीजों को हमने जरूर इंश्योर करना है। टॉप एंड बॉटम ऑफ स्टेयरवेज आर केप्ट क्लीन एंड टाइडी,
जी बिल्कुल, इसको इंश्योर करना है। फर्नीचर, अगर कहीं ब्रोकन फर्नीचर है उसको फौरन वहां से रिमूव करवाएं अंटिल रिपेयर्ड और रिप्लेस, तो उसको वापस नहीं आना चाहिए। किसी बच्चे को चेयर के अंदर कोई कील है जो निकला हुआ है, कोई डेस्क के अंदर से कोई कील निकला हुआ है, कहीं कोई उसका लोहे का कोई पीस है जो उठा हुआ है, कोई भी चीज इस तरह की, ये इतनी माइनर चीजें हैं कि हम इसको समझते ही नहीं है कि ये रिस्क हो सकता है। इवन बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, अनअटेंडेड नहीं होने चाहिए, कभी अनअटेंडेड नहीं होने चाहिए। हमारी ड्यूटी रोस्टर्स जो होते हैं ब्रेक टाइम के लिए, वो सिर्फ बना के लगाने नहीं है, उनको इंश्योर करवाना है हमने बीइंग स्कूल मैनेजर्स के टीचर्स ड्यूटी पे सिर्फ मौजूद हों, ये काफी नहीं है, वो वाकई विजिलेंटली अपनी ड्यूटी कर रही हों कि बच्चे अगर स्लाइड्स के ऊपर हैं या स्विंग्स के ऊपर हैं, स्लाइड्स की भी इंस्पेक्शन हो, स्विंग्स की भी इंस्पेक्शन हो, खुदा ना खास्ता बच्चों के गिरने का कोई चांस ना हो, किसी स्लाइड के या स्विंग के टूटने का कोई चांस ना हो, उनकी क्या कंडीशन है, कोई उसके अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो बच्चे को हर्ट कर सकती है। फिर आपका जो प्ले ग्राउंड है उसकी इंस्पेक्शन बहुत जरूरी है, उसके अंदर आपके कोई ना कोई फेंस लगे होने चाहिए, बच्चे को अगर कोई रेस्ट्रिक्टेड एरिया है वहां नहीं जाना, तो वहां कोई आपने ऐसी चीजें रखी हुई हो कि जो बच्चा वहां पे ना जा सके। तो ये इतनी सारी इसके अंदर ये ऑप्शंस मौजूद हैं, ये मैंने कुछ एक आपके साथ शेयर की हैं, यकीनन आपके भी माइंड में ऐसी कई सारी चीजें आ रही होंगी जो स्कूल सिनेरियो में बहुत छोटी सी बात लगती है मगर वो बहुत बड़ा रिस्क बन सकती है, बहुत बड़ा कोई खुदा ना खास्ता नुकसान कर सकती है। ठीक है जी, तो हम क्या कर रहे होंगे बीइंग अ स्कूल मैनेजर, हम मैनेज कर रहे होंगे हेल्थ एंड सेफ्टी को। हेल्थ और सेफ्टी के लिए सबसे पहले तो हमारी पॉलिसी, जैसे मैंने पहले भी कहा, पहले तो आपकी पॉलिसी बनी होनी बहुत जरूरी है कि आप क्या फोकस करेंगे, कैसे अपने स्कूल के एनवायरनमेंट को हेल्दी एंड सेफ बनाएंगे। ऑर्गेनाइज्ड हो जाएं, प्लान कर लें और मेजर करें परफॉर्मेंस को। इसमें ये 4 C's बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आज हम टीज भी पढ़ लिए, 5 T's पढ़ लिए और आज हम अभी 4 C's की तरफ आ रहे हैं। ये 4 C's क्या हैं? These 4 C's are to manage health and safety। कैसे अपने स्कूल में हम हेल्थ एंड सेफ्टी इंश्योर करें? सबसे पहले तो हम कॉम्पिटेंस हो, कम्युनिकेशन हो, कोऑपरेशन हो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा कंट्रोल हो। और ये कंट्रोल जो है इसने कंटिन्यूस कंट्रोल में रहना है, ऐसा नहीं है। इस कंट्रोल को आप कम्युनिकेट करेंगे रेलेवेंट लोगों को कि ये किस तरह से ये कंट्रोल मैनेज करनी है हमने हेल्थ और सेफ्टी, और वो कम्युनिकेशन जो है वो कॉम्पिटेंस भी जनरेट करेगा और वो कोऑपरेशन भी जनरेट करेगा। और ये आप देखें ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, उस कॉम्पिटेंस का ताल्लुक उस कंट्रोल से भी है और उस कंट्रोल ने कोऑपरेशन तक भी जाना है। ठीक है, तो इस चीज को, ये हमारा समझ लें सेंट्रल मॉडल है, यहाँ पे चीजें आपकी डेवलप हो रही है और कोऑपरेट करते हुए, कम्युनिकेट करते हुए और कॉम्पिटेंस जनरेट करते हुए हम अपने स्कूल के कल्चर को हेल्दी और सेफ बना रहे हैं। जल्दी से मैं आपको क्लासरूम रिस्क असेसमेंट का एक टेम्पलेट दिखा दूं। हम इस तरह से अपने हर एरिया को जो है असेस कर सकते हैं कि कहाँ पे रिस्क फैक्टर मौजूद है। रिस्क असेसमेंट अगर हम क्लासरूम की देखें, इसमें अभी कई सारी और चीजें आ सकती हैं, ये मैंने कुछ एक चीजें इसमें डाली हैं कि इंटरनल फ्लोरिंग की क्या कंडीशन है, फ्लोर का जो चेंजेस हैं वो कैसी हैं, और ट्रेलिंग इलेक्ट्रिकल जो केबल्स हैं वो प्रिवेंट की गई हैं, लाइटिंग जो है वो ब्राइट इनफ है टू अलाउ सेफ एक्सेस और एग्जिट इन केस ऑफ इमरजेंसी, और एक्सेस स्टेप्स और रैम्प्स प्रॉपर्ली मेंटेन्ड, क्या ये चीजें हमारे यहाँ मौजूद हैं, एक्स्ट्रा कोई रैम्प्स हमारे पास हैं, कोई स्टेप्स अवेलेबल हैं वहाँ पे, विंडो ओपनर्स जो हैं उनको क्या ओपनिंग हाई लेवल विंडोज क्या वो अवेलेबल है, परमानेंट फिक्सचर्स हैं हमारी, परमानेंट फिक्सचर्स इन गुड कंडीशन एंड सिक्योरली फास्टन्स, कबर्ड्स की, डिस्प्ले बोर्ड्स की, शेल्फ्स की, फर्नीचर जो है वो रिपेयर्ड है, गुड कंडीशन में है, और फॉर द सूटेबल फॉर द साइज ऑफ यूजर, जो बच्चा बैठना है जिस फर्नीचर के ऊपर, क्या वो साइज चाइल्ड फ्रेंडली साइज है भी कि नहीं। और इसी तरह से अगर हम देखें तो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट प्लेस हुए में क्लास में, और फिर वही बात कि सिर्फ प्लेस ही हुए में या उसकी कोई ट्रेनिंग भी है टीचर्स को और बाकी लोगों को। और फायर एक्टिवेशन जो है
इवैक्यूएट कैसे, कोई प्रोसीजर क्लियरली डिस्प्ले है कहीं पे कि अगर इस तरह की कोई चीज हो जाए तो क्या प्रोसीजर होगा, क्या एसओपीज होंगे, किस तरह से हम अपनी और बच्चों की जान बचा रहे होंगे, किस तरह से हम उस मुश्किल से निकल रहे होंगे। तो इस तरह से रिस्क असेसमेंट इन क्लासरूम के अलावा हम हर तरह का, हम कॉरिडोर्स का, हॉलवेज का, हम अपने पूरे स्कूल के अंदर हम इस सारी चीज को इंश्योर कर सकते हैं। मैं कुछ जब आपको सपोर्ट मटेरियल इंशाल्लाह अपलोड करूंगी एलएमएस पे, तो इसी तरह के कुछ और टेम्पलेट्स भी उसमें मैं ऐड कर दूंगी। अच्छा जी, स्कूल का कोड ऑफ कंडक्ट बड़ा जरूरी है कि किन चीजों को हम इंश्योर कर रहे होंगे। स्कूल का अपना कोड ऑफ कंडक्ट पहले तो ये कि बना होना बहुत जरूरी है। क्या ये चीज आपको लगता है कि प्रैक्टिकली हमारे स्कूल्स बनाते हैं और वो अप्लाई करते हैं? क्या कोड ऑफ कंडक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने स्टूडेंट से और अपने बाकी के स्टेक होल्डर से? पहले तो इसको डेवलप हुआ होना बहुत जरूरी है और फिर उसको अप्लाई होना बहुत जरूरी है। अब अगर हम बिहेवियर्स की बात करें, कंडक्ट की बात करें, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है बुलिंग और हैरासमेंट, जिसको हम बहुत कॉमनली देखते हैं कि स्कूल्स के अंदर बुलिंग भी होती है और हैरासमेंट के भी कहीं जो है केसेस रिपोर्ट हो रहे होते हैं। ये चीजें हो तो रही होती हैं, लेकिन इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमारी पर्सनालिटी पे, स्पेशली स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी पे किस हद तक इम्पैक्ट करते हैं, ये बहुत नेगेटिव चीज है। बुलिंग के लिए हम इसको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करते हैं सिर्फ स्टूडेंट्स की हद तक, कि स्टूडेंट्स ही सिर्फ बुलिंग कर रहे होते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, स्कूल के अंदर अगर हम देखें तो सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि हमारा टीचर और हमारी मैनेजमेंट, हमें ये बुलिंग के रिजल्ट्स कहीं पे भी नजर आ रहे होते हैं, बुलिंग कहीं पे भी हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो हम इन चीजों को किस तरह से देखते हैं? एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी फैमिली से भी, रिस्क फैक्टर कहाँ से आता है बुलिंग का? फैमिली से भी, आपके पीयर से भी आता है, और अल्टीमेटली वो रिजल्ट उसका फिर शो कहाँ होता है? कम्युनिटी में। जो बच्चा बुलिंग कर रहा है, हम उसको पहले तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, हम उसके हर एक्शन को बुलिंग में ना ले जाएं। सबसे पहले तो ये देखना बहुत जरूरी है कि बुलिंग है क्या, कौन सा एक्शन जो है वो वाकई बुलिंग है, कब वो वाकई हैबिचुअल बुलिंग में चला गया है। हर चीज को हर लेवल पे हम एड्रेस नहीं कर सकते। कब हमें एक जो हमारा काउंसलर है उसके पास ये चीज जाके एड्रेस करनी है कि यस ये बुलिंग है और इसको आप अब इसको जो है इसका ट्रीटमेंट करें और इसको आप जो है एड्रेस करें। तो टीचर्स जो हैं वो एक दूसरे को बुली ना कर रहे हों, जो स्कूल हेड है वो किसी पर्टिकुलर टीचर को बुली ना कर रहा हो, ये कल्चर हमें इंश्योर करना है। और ये वो कल्चर है जो हमारा स्कूल का कोड ऑफ कंडक्ट बता रहा होगा कि हम कैसा कंडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कैसा कंडक्ट जो है वो बिल्कुल भी बेयर स्कूल में नहीं किया जाएगा। जी, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? कैसे हम ये चीजें कंट्रोल कर रहे होंगे? बिहेवियर को एड्रेस करें, उसके रूल्स कुछ सेट करें, और ये रूल्स आपके कोड ऑफ कंडक्ट में भी सेट हुए होंगे। हमेशा रिवॉर्ड करें पॉजिटिव बिहेवियर्स को। बच्चे देखा देखी भी पॉजिटिव बिहेवियर को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो भी वो बुलिंग से थोड़ा दूर हो जाते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसी हॉटस्पॉट्स होती हैं आपके स्कूल के अंदर जहां पे आपको लगता है कि ऐसी चीजें ज्यादा सर उठा सकती हैं, आप वो अपने स्कूल की प्रीमिसेस के अंदर ऐसे स्पॉट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करें, और इन चीजों की मॉनिटरिंग के बाद आप उस चीज को इंश्योर कर सकते हैं कि वो एरियाज जो हैं वो बिल्कुल अलाउड ना हो फॉर स्टूडेंट्स। और जो भी बच्चे के अंदर आप बिहेवियरल चेंज देख रहे हैं, हाँ वो बुलिंग है या हाँ वो किसी भी किस्म का कोई भी ऐसा इमोशनल एक्शन है जो आपको लगता है कि ये इसकी इमोशनल हेल्थ को, इसकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, आपने हर लेवल के ऊपर ये देखना है, इंश्योर करना है कि स्कूल मैनेजमेंट जो है वो पेरेंट्स को अपने साथ एंगेज रख रही हो। आप बीइंग अ स्कूल मैनेजर इन चीजों को खुद इंश्योर कर रहे होंगे कि अगर किसी बच्चे का ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कब टीचर कितना उसके अंदर इनपुट दे रहा है, काउंसलर की क्या कंट्रीब्यूशन है, और पेरेंट्स को कितना लूप में लेके हम चल रहे हैं, किसकी एंड की ये प्रॉब्लम है और किस तरह से इनको सोल्यूशन में लेके जाया जा सकता है।
ये एक जल्दी से मैं आपको स्टूडेंट्स का मेडिकल प्रोफाइलिंग का एक सैंपल दिखा दूं, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे हमने पहले भी बात की कि मेडिकल प्रोफाइलिंग का ट्रेंड ही नहीं है, हम देखते ही नहीं है कि हमारे बच्चों के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं, खा वो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं खा वो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए तो आप इसको देख सकते हैं, और जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो हमारा काउंसलर हैंडल कर रहा होगा उसके अंदर भी ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी कि क्या कोई रिस्क बिहेवियर तो नहीं बच्चे के अंदर आ रहा, या कोई ऐसी चीज तो नहीं है स्कूल के अंदर, वो कोई ऐसा ऑड बिहेवियर तो नहीं शो कर रहा जिसकी वजह से आपको ये चीज फील हो कि ही इज मेंटली नॉट फिट। जनरल अपीयरेंस और बिहेवियर, उसकी सेल्फ केयर, आप ये देखें कि अब ये मेडिकल चेकअप्स कुछ स्कूल्स में होते हैं कुछ स्कूल्स में नहीं होते। तो हमारी मेडिकल फाइलिंग जब हमारा बच्चा स्कूल में दाखिल होता है उस वक्त से लेके और जब तक वो स्कूल का पार्ट रहता है उस वक्त तक उसकी मेंटल हेल्थ और उसकी फिजिकल हेल्थ का हमारे पास बाकायदा रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए, और ऑफ एंड ऑन उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कंपेयर किया जाना चाहिए कि क्या कुछ चीजें अगर एबनॉर्मल हो तो अब कैसे आइडेंटिफाई करना और उनको सोल्यूशन में लेके जाना किस तरह जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चे अपने पेरेंट्स से इनहेरिट भी करते हैं, और कुछ उनके घर के माहौल के असरात भी होते हैं। बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इसमें स्मार्टनेस यही होगी हमारी कि हम ये इंश्योर करें कि जो भी हमारा टीचर है या स्कूल काउंसलर है वो किस तरह से इन चीज़ों को इंश्योर कर रहा है, और स्कूल का जो हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम है वो किस तरह से इन सारी चीज़ों को इंश्योर कर रहा है। जी आतिरा, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मेडिकल फॉर्म्स का बायस ने बिल्कुल स्टार्ट किया है कि वो सेंड करना उन्होंने शुरू किया है कि वो स्टूडेंट्स की फैमिली उनको फिल करें और बाकायदा उनकी प्रोफाइलिंग का पता उनको चले। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किस तरह से कभी भी कोई चीज़ बच्चे की मेंटल हेल्थ एकदम अफेक्ट नहीं होती, चीजें होती हैं, लेकिन हम उस रिस्क को असल में आइडेंटिफाई या तो नहीं कर पाते या फिर हम उसको बहुत ज्यादा लो टाइप का हम उसको रिस्क समझ रहे होते हैं, और जब वो एक्सट्रीम रिस्क बन जाता है तब हमारी आंखें खुलती हैं। तो ये सारे कुछ मामलात थे। आज हमने जो चीजें डिस्कस की हैं, स्कूल हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट को हमने डिस्कस किया, 5 T's फॉर मेंटल हेल्थ हमने डिस्कस किए, इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम हमने देखा, रिस्क मैनेजमेंट को हमने पढ़ा कि क्या रिस्क मैनेजमेंट टिप्स हो सकती हैं फॉर अ सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल, फिर स्टेप्स टू कंट्रोल बुलिंग हो गए और स्टूडेंट्स की मेडिकल प्रोफाइलिंग हो गई। बहुत सारा कुछ इसके अंदर और भी है। आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग ना सिर्फ मेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च भी कीजिए, पढ़िए भी, क्योंकि हमारे यहाँ अभी इन चीज़ों की इतनी अवेयरनेस नहीं है, और जितना हम अपना चेंज एजेंट के तौर पे इसमें अपना रोल प्ले कर सकें, बीइंग स्कूल मैनेजर्स, हम जिन जिन स्कूल्स में भी हों हम उधर बाकायदा एक सिस्टम बनाएं, कल्चर डेवलप करें कि मेंटल हेल्थ जो है वो फिजिकल हेल्थ से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और किस तरह से हम अपने बच्चों को, अपनी फैकल्टी को, अपने बाकी स्टाफ मेंबर्स को किस तरह से हम हेल्थ उनकी वेल बीइंग की तरफ लेके जा सकते हैं, इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करें, और हर चीज़ रिटन में भी मौजूद हो हमारे स्कूल्स के अंदर और एप्लीकेशन भी उनकी हो रही हो। तो बीइंग अ स्कूल मैनेजर हम ये सारी चीज़ें इंश्योर कर रहे हो। So this was all from my side. I would just like to have anything from your side. कोई चीज ऐसी जो अभी भी क्लियर ना हुई हो या क्लैरिटी फर्दर कोई रिक्वायर्ड हो या कोई किसी का क्वेश्चन हो। जी 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 बिल्कुल जरूर, इंशाल्लाह ताला जब इंशाल्लाह मैं भी इसका आपको जिस वक्त सपोर्ट मटेरियल आपको अपलोड करूंगी तो उसमें मैं आपको इंशाल्लाह कुछ सजेस्टेड चीजें जरूर बताऊंगी। बुक्स तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन कुछ आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स जरूर पढ़ने के लिए मिल जाएंगे जो कि आपके लिए इंशाल्लाह ताला फर्दर हेल्प करेंगे कि आप स्कूल मैनेजर के तौर पे जब आप किसी भी स्कूल में हैं तो आप इन चीजों को किस तरह से फर्दर इंश्योर कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप लोग एक चीज को जरूर समझिए कि
जब हम कहते हैं कि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम होना चाहिए, स्कूल सिक्योरिटी प्रोग्राम होना चाहिए, तो ये सारी चीजें किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से उनको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं और किस तरह से हम उनको अपनी रूटीन का पार्ट बना सकते हैं। तो देखें, जो हमारा एक हेल्दी एनवायरनमेंट है, उसके अंदर हमने जिस तरह शुरू में भी बात की कि हमारा बच्चा जो होगा वो स्ट्रेस फ्री होगा, उसकी कंसंट्रेशन अच्छी होगी, वो एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर होगा, वो एक अच्छा डिसीजन मेकर होगा। लेकिन मेंटल हेल्थ के इश्यूज जब आएंगे तो हम उनको एड्रेस कैसे करेंगे? ये बहुत जनरल बात है कि उन्होंने आने ही है। मैं ये नहीं कहती कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, स्टूडेंट्स में भी आएंगे, लेकिन बड़ों में भी आएंगे। लेकिन बात ये है कि हम उनको एड्रेस टाइमली करें, उनको इंश्योर करें कि वो रिजॉल्व हो जाए। और हमारा जो भी स्टूडेंट है या फैकल्टी मेंबर है, किसी को भी, जिसको भी कोई ऐसा मेंटल इशू आता है, कोई भी ऐसे साइंस अभी इवन जाहिर होते हैं, और वो हमारे काउंसलर जो हैं वो उनको हेल्प आउट कर दें। पहले तो ये इंश्योर करें कि हमारे स्कूल में काउंसलर्स भी जरूर मौजूद हों, और टीचर्स का ट्रस्ट बहुत जरूरी है कि टीचर अपना जो है ना बच्चों का ट्रस्ट बिल्ड करे, उनके अंदर, बच्चों के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टीचर के ऊपर फोकस, ट्रस्ट करके अपनी प्रॉब्लम्स उसको शेयर करें। और इस कैथारसिस से भी वो टीचर उनको बहुत सारी चीजें जो है वो गाइड कर सकती है, बहुत सारी एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व कर सकती है। पॉजिटिव एटीट्यूड उनके अंदर डेवलप होगा, इस तरह उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जब वो उसको ज्यादा से ज्यादा मौका देगी कम्युनिकेशन का, प्रेजेंटेशन का, प्रोजेक्ट्स के अंदर उनको इन्वॉल्व करेंगी, ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज में, एक्स्ट्रा एंड को करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगी। तो ना सिर्फ उस बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा, बल्कि डिसीजन मेकिंग की भी पावर आएगी, और बहुत सारी जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व होगी। तो ये कल्चर डेवलप होना जो है ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी और किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन, कोई चीज, कोई कुछ कहना चाहे अगर, तो प्लीज आप बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। जी सबा जावेद, आई वुड लाइक टू हैव यू। जी सबा, क्या कॉम्प्रिहेंड किया, क्या समझ आया कि कैसे हम इन चीज़ों को बीइंग अ स्कूल मैनेजर अपने स्कूल की किस तरह से हम सेफ्टी और हेल्थ की तरफ हम किस तरह से जा सकते हैं, और किस तरह से हम एक अपना स्कूल जो है जहाँ पे हम एज अ स्कूल मैनेजर काम कर रहे हैं उसको हम किस तरह से सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट वहाँ पे हम डेवलप कर सकते हैं। जी सबा जावेद, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। जी सबा, are you there? Okay, Sadia Aisha, you may please unmute yourself. You can please let me know about today's session. क्या चीजें समझ आई, क्या प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं? मैम अस्सलाम वालेकुम। मैम जो 5 T's आपने बताए मेंटल हेल्थ के, अस्सलाम वालेकुम जी। एक्चुअली वो 5 T's आपने बताए फॉर मेंटल हेल्थ, और बच्चों के जो, मैंने जैसे कि आपको वो चैट में बताया, कहा था कि हमारे वो एक पेन का, हमारे स्कूल में एक इवेंट हुआ था, एक पेन का जो विंग था वो टूटकर नीचे गिरा था। सब कुछ तो मैंने यही कहा कि वो जो उसके जो स्विचेस बोर्ड होते हैं, लाइक हैजर्ड्स, बिल्कुल वो हैजर्ड्स में जाएगा, बिल्कुल जो हमने अभी सेफ्टी हैजर्ड्स में ये सारी चीजें, इलेक्ट्रिक वायर्स और ये सारा कुछ हमने उसमें देखा। जी तो ये आप ये देखो, एक्चुअली जब हम कंटिन्यूअस प्रोसेस में होते हैं, हम ये चीजें चेक करते रहते हैं, तो फिर ये चीजें कभी भी नहीं होती ना हमारी। अगर रिस्क मैनेजमेंट जो है वो उसका प्रोसेस चलता जाए,
रिस्क मैनेजमेंट का जो रिस्क मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, अगर वो कंटिन्यूअसली चलता होगा हमारे स्कूल के अंदर, तो फिर कभी भी कोई ऐसी चीज आपके हो ही नहीं सकता कि आपकी नजर में ना आए कोई ऐसा रिस्क या कोई ऐसा हैजर्ड जो आपके स्कूल में एग्जिस्ट कर रहा है। ये चीजें कब होती हैं? जब हम चीजें देखते ही नहीं है, हम सिर्फ लिख के, हमने बड़े अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट्स बना छोड़े हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम रिस्क मैनेजमेंट को खुद प्रैक्टिकली नहीं करते। हम इन चीज़ों को इंश्योर ही नहीं करते कि हम रूटीन में विजिट्स कर रहे हों, हम राउंड्स ले रहे हों, हम चेक कर रहे हों। ऐसा कहाँ होता है? और मैंने इसीलिए आप लोगों को ये बात भी नोटिस करवाई है कि आप जब भी देखें बीइंग अ स्कूल मैनेजर, आप ये जरूर चेक करें कि ये ड्यूटी किसकी है, और ये ड्यूटी रिटन में होनी चाहिए, ये जेडी में होना चाहिए। जिस जिस बंदे को जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ के हिसाब से या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हिसाब से स्कूल में जिस जिस बंदे की जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसकी जेडी में मौजूद होनी चाहिए, ताकि उसको आंसरेबल किया जा सके, उससे क्वेश्चन किया जा सके, और वो रिप्लायबल हो, उसके लिए वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, अच्छा जी, हरीम से मैं पूछना चाहूंगी। जी हरीम, आप क्या कहती हैं माय डियर इस बारे में? किस तरह से ये चीजें अप्लाई होंगी? किस तरह से एज अ स्कूल मैनेजर क्या चेकलिस्ट बनाएंगे, कौन से टेम्पलेट्स बनाएंगे, कौन से प्रोग्राम्स बनाएंगी आप? जी हरीम। मैम अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर फाइन। जो चीजें आपने बताई हैं वो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब काफी सारी चीजें 1-1.5 साल हम लोगों ने स्टार्ट किया, लेकिन ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी कर रही हूँ स्कूल के अंदर। कि जिससे आपने राउंड्स की बात की, दिन में 3 से 4 राउंड एक साथ में मेरे लगते हैं लाजमी। इसके अलावा वर्किंग एज अ प्रिंसिपल? आर यू वर्किंग एज अ स्कूल हेड? यस मैम। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने अपने पास रखी हुई है या डिसेमिनेट भी की हुई है बाकी लोगों को? मैम डिपेंड करता है कि टीचर कितना स्किल्स कितनी है टीचर के पास। इस वक्त जो है स्टाफ ही हमारा थोड़ा है, क्योंकि हम स्टार्टअप है, उसके बाद कोरोना की वजह से हम लोग बिल्कुल ही ग्रो नहीं कर सके उस तरह से। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जिस तरह एक एनवायरनमेंट की आप बात करिए ना, कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे आते हैं तो वो वापस नहीं जाते हैं। अच्छा, चलिए, दिस इज वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड कि आप उनकी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल करते हैं, आप उनको एक्टिविटीज भी करवाते हैं, आप उनको स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट दे रहे हैं, आप उनको हेल्दी एनवायरनमेंट दे रहे हैं। लेकिन मैं बात करना चाहूंगी सेफ्टी की, स्कूल सेफ्टी की। जैसे हमने बात की, हैजर्ड्स की बात की, रिस्क असेसमेंट की बात की, तो ये रिस्क आइडेंटिफाई करना किस किस का काम है? क्या ये रिस्क आइडेंटिफाई करना, राउंड्स लेना, चेक करना सिर्फ स्कूल हेड की जिम्मेदारी है, या टीचर्स को भी कुछ आपने इसमें से काम डिसेमिनेट किया हुआ है कि अपनी अपनी क्लासरूम में ही एटलीस्ट वो रिस्क आइडेंटिफाई जरूर करें, इंश्योर करें कि कोई हैजर्ड्स वहां पे ऐसे ना हो, और अगर हैं तो उनको जल्दी से वो रेमेडी की तरफ लेकर जाएं या एलिमिनेट करें वहां से? क्या ऐसी चीजें आप लोगों ने की हुई है? जो हम लोगों ने किया हुआ है, हम लोग एज अ टीम काम करें। मैं अपने सारे स्टाफ को डे 1 ही बताती हूँ कि ऑल आर वर्किंग एज अ टीम। कोई भी चीज सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ एक किसी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम सब की है। दूसरा, जो क्लास में है, क्लास मॉनिटर्स हैं, उनके लिए मैंने बताया कि अगर कहीं कोई बच्चा कोई गलत काम कर रहा है और कोई एक दूसरा बच्चा, तो पूरी क्लास को फाइन होगा। जस्ट बिकॉज के ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने माहौल को साफ सुथरा रखें, हम अपने माहौल को इर्द गिर्द एक पॉजिटिविटी अपने इर्द गिर्द हम फैलाएं, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि एक बंदा काम कर रहा है आंखें बंद कर है तो वो भी उतना ही जिम्मेदार है जितना बाकी बच्चे जिम्मेदार है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि आप जब भी कोई एक पॉजिटिव काम करवाना चाह रहे हैं ना अपने स्टूडेंट से, तो पॉजिटिव एग्जाम्पल दे दें उनको, कोई पॉजिटिव मॉडल उनके सामने ले आए, और फिर उन्हीं पॉजिटिव बिहेवियर्स को अप्रिशिएट करते चले जाएं, और बच्चा ऑटोमेटिकली इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग फाइन ऑन देम, ये बहुत अच्छा होगा कि आप उनको पॉजिटिवली अप्रिशिएट करें, उन बच्चों को जो क्लीनलीनेस इंश्योर कर रहे हैं, टाइडीनेस इंश्योर कर रहे हैं, और फिर क्या होगा कि वो बाकी बच्चे उन मॉडल्स को देखा देखी ही जो है वो पॉजिटिव बिहेवियर्स की तरफ जाते चले जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच हरीम, ठीक हो गया, ग्रेट जी। जैनब इरशाद, अच्छा कौन है जी, कौन बात करना चाह रही हैं? जी सादिया, आप कुछ कहना चाह रही हैं प्लीज?
यस मैम, मैं कुछ अपना कैन आई आस्क वन मोर क्वेश्चन? ये कि मुझे बताइएगा कि जैसे फायर इक्विपमेंट की ट्रेनिंग नहीं होती है, डेफिनेटली फायर इक्विपमेंट कह लें उसकी नहीं होती है मोस्टली स्कूल्स में, उनकी ट्रेनिंग नहीं करवाई जाती। अव्वल तो वो मौजूद जी, ही नहीं होते, और उसके और अगर मौजूद हैं तो उनके ऊपर अव्वल ट्रेनिंग तो नहीं हाँ होती है। जी, ये अनफॉर्चुनेट है, बिल्कुल है। और और जो है वो बहुत सारे जो फायर इक्विपमेंट है वो ऐसे होते हैं कि वो उनको टाइम हो गया होता है, वो एक्सपायर हो चुके होते हैं, और बिल्कुल एट द बिल्कुल। मोमेंट वो वर्क ही नहीं करते। तो ये हमने और ये सारी चीज हमने कहाँ डिस्कस की है? जो अभी हमने रिस्क असेसमेंट मैनेजमेंट की बात की है। रिस्क असेसमेंट मैनेजमेंट का जो प्रोसेस मैंने आपको बताया कि जैसे पीडीसीए साइकिल ने चलते रहना है ना, जी, उसी तरह इस रिस्क मैनेजमेंट असेसमेंट का जो हमारा प्रोसेस है, अगर तो ये प्रोसेस चलता रहेगा तो आप आइडेंटिफाई करते रहेंगे। लेकिन अगर आप उस प्रोसेस को चलाएंगे ही नहीं, और आपने आज कोई रिस्क आइडेंटिफाई किया, उसको इंश्योर कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, उसके बाद 6 महीने तक, 2 महीने तक आपने किसी जगह देखा ही नहीं कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या इनकी रेमेडी होनी चाहिए, तो जब तक वो एक्सट्रीम रिस्क बन जाएंगे तब वो आपके नोटिस में आएंगे, जब तक खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो चुका होगा। जी। तो अच्छा इसीलिए मैम, हम ये एक और चीज चाहते हैं आपने कि रिटर्न हम कंडीशन रिटर्न जी 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 सॉरी मैम, वो आपने एक रिटर्न बोला था, क्योंकि ऐसी मिस्टेक मेरे से हो चुकी थी कि लाइक वो जो मैंने फैन का इवेंट देखा था तो वो मैंने रिटर्नली उनको नहीं किया, तो मुझे मतलब काफी ज्यादा वो फेस करने पड़ी थी प्रॉब्लम। तो डेफिनेटली हर चीज रिटर्न में होनी चाहिए आपके ख्याल सबसे में? पहले रिटर्न होना चाहिए। आपकी कोई भी, आपको कोई ड्यूटी असाइन करनी है किसी को, ब्लैक एंड व्हाइट में होनी चाहिए। आपने किसी तौर कोई आपने कोई आप अपनी पॉलिसी बना रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में होनी चाहिए। आप अपना कोई प्रोसीजर बना रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में होना चाहिए। आपकी चेकलिस्ट बन रही है, टेम्पलेट्स बन रहे हैं, जो चीज बन रही है वो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में मौजूद होनी चाहिए। उन्हीं चीजों के ऊपर ही फिर आप अप्लाई करवा सकते हैं चीजों को। और मैं ये नहीं कहूंगी कि वो जो वन टाइम डॉक्यूमेंट आपका बन गया वो फॉर एवर होता है, वो अपडेट होता रहेगा, उसमें आप चीजें इंप्रूव करते जाएंगे, क्योंकि ये पीडीसीए साइकिल है। आप चीजें प्लान करते हैं, उनको चेक करते हैं, उनको आप देखते हैं कि इनकी क्या इफेक्टिवनेस है, डेवलप हो गई, चेक हो गई, और फिर आप जब एक्ट करते हैं उसके बाद दोबारा एक्ट के बाद आप चले गए। वो दोबारा प्लान आप कब करते हैं? जब आपको फिर कुछ कमियां नजर आती हैं कि अच्छा ये हमने करके देखा, इसमें अभी ये रिजल्ट आया, लेकिन हमें अभी 70% रिजल्ट आया, हमें 90% रिक्वायर्ड है। तो आप कहते हैं अच्छा कुछ हमारी प्लानिंग में कमी रह गई होगी, फिर आप उसको रीप्लान करते हैं। तो ये एक थरा प्रोसीजर है जिसको आपने चलाए रखना है। अगर ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहे तो ये चीजें इंश्योर हो जाती हैं। अभी हम बहुत ज्यादा स्कूल्स में देखते हैं, अक्सर बच्चों को हम देखते हैं जी ये ऑटिज्म का पेशेंट हो गया है, और ये इसको ऑटिज्म हो गया और उसको ऑटिज्म हो गया। और मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे बच्चे एक्चुअली किसी अपने घर के मामलात मसाइल की वजह से, या अपनी किसी पर्सनल किसी भी ऐसी रीजन की वजह से वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, उनमें कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो क्या होता है कि हम क्या समझ रहे होते हैं, पेरेंट्स भी उसको यही समझते हैं कि जी ऑटिज्म हो गया है जिसको। मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको कोई बाय बर्थ हो, उनको कोई ऑटिज्म और इन चीजों का मसला नहीं होता, लेकिन चूंकि हम टीचर्स भी उनको अलाउ नहीं करते कम्युनिकेट करना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करते, उनको बहुत सारी हेल्दी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं करते। और समटाइम्स ये भी बहुत बैड थिंग है और बहुत नेगेटिव थिंग है कि बच्चों के सामने हम बच्चों को जो है उनकी इंसल्ट कर रहे होते हैं, हम उनकी सेल्फ एस्टीम का ख्याल नहीं रख रहे होते, या घरों में इस तरह की कोई चीज हो रही होती है जो बच्चे बहुत ज्यादा सीरियस ले जाते हैं, और इस वजह से भी वो इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, और हम ये कहते हैं कि जी उनको ऑटिज्म हो गया। तो थैंक यू सो वेरी मच आप लोगों के कॉपरेशन का, आप लोगों की पार्टिसिपेशन का। कीप लर्निंग थिंग्स। बहुत बड़ा ये इतना वाइड आज का ये टॉपिक है जिसको आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि हम 2 घंटे में मैक्सिमम कवर कर सकें। एटलीस्ट आपको कोई रोड मैप तो मिल जाए एटलीस्ट, कि हम इन एरियाज को फोकस करते हैं। जब हमने बीइंग स्कूल मैनेजर देखना है चीजों को, तो एटलीस्ट आपको एक फाउंडेशन बताना मकसद था, और आगे एक्सेल हम इसके अंदर फर्दर कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह सी यू अगेन इन द लास्ट मॉड्यूल।
Wish you very best of luck with the rest of the modules. Keep learning, keep gathering the pearls of knowledge, और फिर उनको apply भी ज़रूर करें. Wish you very best of luck. Thank you so very much. Allah Hafiz from my side.